क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वापस आना है कि नहीं आना पता नहीं। मैंने अपने बच्चों को याद किया, अपनी पत्नी को याद किया और मैंने बोला कि भगवान जैसे मेरे को ऊपर लाए हो ना, बस मुझे किसी तरह नीचे पहुँचा दो। एक बार मेरे मन में आया कि मुझे वापस जाना चाहिए। कुछ लोग वहाँ से वापस भी आए। पहले स्टेप में मैंने देखा कि बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जम गई हैं, बहुत सालों से पड़ी हुई हैं, मतलब वाइट कलर की बॉडियाँ हो रखी हैं। उस समय मेरा को लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये। मुझे ऐसे भी लगा कि मुझे कुछ दिख रहा है। उसने बोला कि बहुत लोग यहाँ मरे हुए पड़े हैं, उन्हीं की आत्माएं घूम रही हैं, आप उन्हीं को मिले हो। मुझे लग रहा था मैं शायद सपने में हूँ या मर गया हूँ या क्या है, मतलब ऐसे क्यों कांप रहा हूँ। उसको क्लाइंट को बोला कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, और समहाउ वो खड्ड में गिर गया। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिन्होंने 59 की एज में एक ऐसी माउंटेन को क्लाइम किया जिसे आज की जनरेशन या आज के जेनजीज भी चढ़ने से डरते हैं। सो आइए बात करते हैं नवदीप सूद जी से। हेलो सर। हेलो जी। सर जी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आपका बचपन का सपना था या कोई ऐसे ही आपको कोई पॉइंट आया लाइफ में जिससे आप इधर को स्विच हो गए? हाँ, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा बचपन का सपना था, बट मेरे चाइल्डहुड की, अब मैं क्योंकि जब मैं पोस्ट एवरेस्ट कर चुका हूँ, तो अब मैं कभी रियलाइज़ करता हूँ कि क्या था जिसने मुझे फ़ोर्स किया। तो मुझे बहुत सारी बातें हाइंडसाइट में आती हैं, जिसमें से बड़ा सारा तो मेरा बचपन कैसा था वो उसने प्रभावित किया कहीं ना कहीं। और साथ में जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैंने एक्सेल कर लिया, तो फिर मुझे लगा कि जीवन में मैं पैसे ही कमाने आया हूँ क्या, और ये पैसे मैं क्या करूँगा जब मेरे बच्चे सेटल हो गए, मेरे को मतलब कोई लोन नहीं है, घर मेरा है, तो मैं ऐसे नहीं तो मेरी उम्र सिर्फ पैसे कमाने में निकल जाएगी। और फिर एक दो इंस्टेंसेस हुए जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया, तो इन सब चीज़ों से मैं एवरेस्ट की तरफ आकर्षित हो गया। बट अप टू 2022 तक मेरे मन में कोई आइडिया नहीं था कि एवरेस्ट क्या होता है, मुझे क्या करना है, कोई उसका कनेक्शन नहीं था। और मैं एट दैट टाइम मेरी एज 55 ईयर्स की थी। 3 साल पहले तक आपने कोई सोचा भी नहीं था? हाँ, 4 साल पहले तक ऐसे कह लो। मतलब ऐसा था कि एक तो मैं बैंक में काम करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं था, तो उसमें मैं अपने काम में इतना डिवोटेड था कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे बहुत अच्छा करना है, और मुझे उसका रिवार्ड भी बहुत समय समय पर मिलता रहता था, रिकॉग्निशन भी मिलता था, प्रमोशंस भी सब होती रहती थी। मगर एक 2010 में मेरी ट्रांसफ़र यूएस की हो गई। ओके। एसबीआई की यूएस में भी ब्रांचेस हैं और उनकी अलग कंपनीज भी हैं। तो मेरी एक उनकी कंपनी थी एसबीआई कैलिफोर्निया, उसमें मेरी ट्रांसफ़र हो गई। तो वहाँ जब मुझे गोरों के बीच में रहने का मौका मिला, और मैंने देखा उनका लाइफस्टाइल और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। हम जहाँ पे अपने काम के प्रति इतने ज़्यादा डिवोटेड हैं, वहाँ वो काम के प्रति तो डिवोटेड हैं, मगर अपने शौक और हॉबीज़ के ऊपर भी उतने ही फोकस्ड हैं। तो कुछ मुझे उनको, जब रोज़ आप किसी के साथ रहो, जैसे एनवायरनमेंट का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता ही है, तो वो जब प्रभाव मेरे मतलब हमने देखा उनको, तो वहाँ पे धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा आने लगा कि हम अपनी ऐसी जीवन कब जिएंगे।
और साथ में फिर कुछ ऐसा भी था कि वहाँ पे जो मेरा घर था कैलिफोर्निया में, योसेमिटी करके एक नेशनल पार्क है जो बहुत मशहूर है, तो उसके काफ़ी नज़दीक था। तो वीकेंड्स पे छुट्टी होती थी जब सैटरडे संडे की, तो मैं फिर वहाँ चले जाता था और वहाँ के चैलेंजेस से मैं मतलब क्लाइम करता था। तो तब भी कहीं मेरे मन में तब ये नहीं था, बस मुझे ये था कि वहाँ जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी लाइफ गोरों से अलग क्यों है और हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि और कमा लें, अपने बच्चों के लिए ये कर दें। मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितने पैसे हमारे पास होते हैं उनसे उनके पास हमसे कम होते हैं, मगर फिर भी वो लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं हमसे। तो क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि मुझे अपने बच्चों के लिए ये बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे उनको घर देके जाना है। उल्टा उनका होता है कि अगर घर है तो उस पर लोन ले लो ताकि उस पैसे से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें जी। तो उसने बड़ा ट्रिगर किया मुझे। और फिर वापस आने के बाद मेरा फोकस बिल्कुल हो गया। वापस आने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं 2015 में मैं वापस आ गया था, तो मुझे ऐसा नहीं कि मैंने माउंटेन्स की तरफ वो हो गया, बट मैंने उसके बाद अपनी हॉबीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया और मैंने अपना करियर के ऊपर फोकस थोड़ा कम करते हुए एक अपनी फैमिली को मैंने बहुत अच्छे से अटेंड करना शुरू किया जी। मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था, बिकॉज मैं अपनी भागदौड़ में पड़ा था। तो मैंने उनके ऊपर पूरा अपना वो फोकस किया। हाँ, और फिर साथ में मेरी पत्नी को भी मुझे लगता था कि वो भी बैंक में काम करती थी, दूसरे बैंक में। तो मैंने फैमिली की तरफ ज़्यादा डिवोटेड हुआ और इसी दौरान में कुछ घटनाएं घटी जिससे मुझे माउंट एवरेस्ट की तरफ भी मैं आकर्षित हो गया जी। अच्छा, मतलब आपका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि कोई क्लाइंबर हो, कोई कुछ नहीं। माउंटेनियरिंग में तो कोई भी नहीं था। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उसमें ज़रूर था कि उनकी ट्रांसफ़र बहुत जगह होती रहती थी। उसमें से एक ट्रांसफ़र मुझे याद है, जब मेरा 9th 10th 11th वाला टाइम था, जब मैं अपनी 9th 10th 11th क्लास में था, तो वो मेघालय में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। तो वहाँ मुझे पहाड़ों से थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, क्योंकि वहाँ पे वहाँ वो हिमालय वाले पहाड़ तो नहीं थे जैसे हमने वहाँ देखे, मगर मतलब प्लेटू जैसा होता था और थोड़ा था, तो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हुआ। बट फिर भी वो ट्रिगरिंग पॉइंट मैं नहीं कह सकता कि उसने मुझे ट्रिगर किया हो। हाँ, वो तो बाद में ही समय ऐसा आया, हालात ऐसे हुए वो 2022 में। हाँ, 2022 में आपका एक स्विच पॉइंट आया कोई। हाँ, जहाँ से आप पूरे प्रैक्टिकली स्विच हो गए जी। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊंगा तो फिर ये बहुत क्लियर समझ आएगा कि जो मेरा चाइल्डहुड था ना, वो बहुत अलग तरह का था। मतलब हम घर में 3 ब्रदर्स थे, तो मैं सेंटर वाला था। शायद ये सभी जगह होता हो कि बीच वाले को लगता है कि बड़े वाले को मम्मी प्यार करती है, छोटे वाले को पापा करते हैं, तो मैं रह गया। कोई नहीं करता। तो थोड़ा सा मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मतलब लिटिल कि मैं थोड़ा इग्नोर्ड चाइल्ड हूँ। और मेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता था। तो मुझे ना उस समय ऐसे लगता था कि मतलब मैं मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेस्ड मुझे अब मैं उम्र निकल गई, तो तब मैं अगर पीछे देख के देखता हूँ तो मुझे वो फील आती थी कि मुझे लगता है कि शायद वो जो कहीं अंदर दबा हुआ था कि मेरा रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उसने शायद मुझे फोकस किया कि मैं अपने काम के ऊपर, जो मुझे जब मैं जॉब में आया तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा वो करूँ जिससे मुझे जो रिकॉग्निशन घर में नहीं मिल पाई थी वो बाहर कहीं मिल जाए। तो वो मिली और वो करते करते मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि मैं अपनी फैमिली को भी भूल गया और सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही फोकस रहा। जब वो एप्रिसिएशन मिल गई तो फिर मुझे शायद ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैं ये नहीं ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया है, मैं तो शायद कुछ और ढूंढ रहा था। वो फिर जब मैं यूएस ने ट्रिगर किया कि हॉबीज़ को अपना फोकस करना है, तो थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि मुझे उस तरफ भी ध्यान रखना है। पर जो टर्निंग पॉइंट आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब सारी सिचुएशंस एकदम राइप हो जाती हैं तो भगवान ऐसा रास्ता देते हैं कि अब तुम करो लो जो तुमने सोचा है करने की। तो क्या हुआ, मैंने 2016-17 में जब मैं यूएस से वापस आया 15 में, तो 1-2 साल तो चलो यहाँ के सिस्टम के साथ मेरे को एडजस्ट हो गया। उसके बाद मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है एक हमारे कंट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू। वो 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं वो कराते हैं। उसकी फ़ीस बड़ी नॉमिनल सी है, 20-25 हज़ार रुपये होती है। उसमें 1 महीने में वो आपको माउंटेनियरिंग से एक्सपोजर दिलाते हैं और आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी सिखा देते हैं। ठीक है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो जब अप्लाई किया तो पता लगा कि उसकी तो आज अप्लाई करो तो 4 साल 3 साल बाद आपको वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है। अच्छा। तो वो मैंने कर तो दिया और मैं भूल भी गया। भूलने के बाद फिर वो कोरोना आ गया। तो वो तब कहीं उधर से शायद मेरा नाम आया था कि आ गई आपकी बारी 2019-20 के आसपास। पर उस टाइम कोविड था। हाँ, पर कोविड था और फिर वो उनके जितने बैचेस हो रहे थे वो सब पोस्टपोन होते जा रहे थे, मतलब आते थे चले जाते थे। तो 2022 में मुझे वहाँ से एक मेल आई
कि ये आप इस समय 54 इयर्स के हैं, 55 इयर्स इसकी वो है, कट ऑफ है। ओके। तो आपने अगर करना है तो ये वाला कोर्स 269 नंबर कोर्स था, तो आप कर सकते हो, आपके पास वो लास्ट मौका है ये। तो अब जब वो आ गया तो मैंने अपने बैंक में छुट्टी पूछी तो किसी ने छुट्टी नहीं दी कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मगर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि तब तक मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे नहीं छुट्टी मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा जॉब, मगर मेरे को जो करना है वो करूँगा। एनीवे वो मेरे को छुट्टी मिल गई, क्योंकि ना जब आपका पैशन होता है ना तो दिखता भी है पैशन दूसरों को। सही बात। तो वो मेरे बॉसेस को भी नज़र आने लग गया कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर ये कह रहा है तो चलो इसमें कुछ होगा, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी बैंक में थोड़ा मुश्किल है मिलना। और मैं था भी सीनियर पोजीशन में। तो जब मुझे वो छुट्टी मिली मैं वहाँ कोर्स करने गया, और वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैंने देखा मैं 54 ईयर्स का हूँ जी, और जितने बाकी लोग हैं वो आप जैसे बिल्कुल यंग लोग हैं, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 का, कोई 30 का, मैक्सिमम 30-32 साल था। तो पहले दिन तो मुझे लगा यार कि मैं यहाँ फिट कैसे होऊंगा, ये तो मुझे अंकल जी कहेंगे। तो और ये लोग तो यंग लोग हैं, दे हैव मोर एनर्जी देन मी एंड दे आर मोर एम्बिशियस ऑल्सो, और भगवान ने उनको वो ताकत भी दी होती है जी। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मैं शायद गलत आ गया हूँ। तो 2 दिन तक मैं ऐसे चलता रहा। फिर वो उन्होंने उसके बाद सुबह 4 बजे उठा देते थे, उसके बाद वो ड्रिल होती थी। तो वो 2-3 दिन जब वो हो गए तो मैंने देखा कि जितनी ड्रिल मुस्तैदी से वो लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इनसे पीछे हूँ, कि मैं यार मेरी एज ज़्यादा है, मैं शायद इनका मुकाबला नहीं कर पाऊँ, या मेरे को इंस्ट्रक्टर ही ये कहे कि नहीं आप रहने दो सर, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर से भी बड़ा था एज में। ओके। तो 2-4 दिन के बाद मुझे ये रियलाइज हो कि मेरे पास वो पावर तो है जो इन लोगों के पास है। फिर हमें 2-3-4 दिन के बाद हमको उन्होंने ये ट्रेनिंग थी कि 10 दिन तक हमें रोज अपने बैग में लगभग 25 किलो वजन उठा के 12-13 किलोमीटर पहले पहाड़ में सड़क पे चलना होता था, फिर लास्ट के 1-2 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर सीधा चलना होता था। वजन उठा के। और वहाँ फिर ऊपर हमारी पूरे दिन ट्रेनिंग होती थी, जिसमें रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट, सारा कुछ वो सिखाते थे। और फिर शाम को उनकी बस आ जाती थी रोड हेड तक, और उसमें हमें वो सारा अपना सामान जो था वो छत पे उसके रख के, और फिर हम वापस अपने कोर्स इंस्टीट्यूट में आ जाते थे उत्तरकाशी में। ओके। तो मेरी ड्यूटी लगा दी उन्होंने, क्योंकि सब मिल के करना होता है, तो मेरी ड्यूटी लगा दी कि जो बस के ऊपर सामान रखना है, एक लड़का ऊपर होगा और मुझे बस की पीछे वाली सीढ़ी को पकड़ के और दूसरों का सामान उठा के उसके पकड़ाना है, ताकि वो उसको ऊपर जाके लगाता रहे, क्योंकि 50 बच्चे थे कोर्स में। तो 50 बैग ऊपर जाने तो पूरी छत भर जाती थी। तो जब वो करने लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बैग तो पूरा 25-30 किलो का होता था, जितना होता था, और वो यंग बच्चे तो शरारती होते हैं। तो उन्होंने अपना सामान ही नहीं बीच में डाला होता था, तो उनके बैग किसी का 10 किलो का, किसी का 12 किलो का, वो बिल्कुल हल्का होता था। तो वो रोज़ मैं उठाता, मैंने सोचा एक दिन तो मुझे लगा ऐसा ही है, मतलब सबका नहीं होता था, पर बीच में 5-7 लोग ऐसे, 10 लोग ऐसे मिल जाते थे। तो फिर मुझे ये लगा कि यार मैं तो इतना वेट उठा के भी इनके बराबर काम कर रहा हूँ, और ये लोग अपना वेट भी कम कर रहे हैं और फिर मेरे साथ कर रहे, तो मतलब मेरे अंदर वो आ गया कि मेरे पास कुछ है। हाँ। फिर मैं रनिंग करने लग गया था मैं, क्योंकि कोरोना पीरियड में जब हमको कुछ और नहीं था तो मैं रनिंग करने लग गया था। ठीक है। तो एक मैराथन फिर मैं रन करने लग गया धीरे धीरे। ओके। तो वहाँ पे एक दिन ऐसा आया कि मुझे, मेरा एक डे फिक्स था, उस दिन मुझे 21 किलोमीटर रन करना ही होता था, और वो जो उत्तरकाशी का कैंपस था वो काफ़ी छोटा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था, लगभग 150 मीटर की वो सड़क सी थी। तो मैं उस दिन पूरा कोर्स करके आया, और सब लोग तो अपना रात को हैंग आउट करते थे आपस में दोस्तों के साथ, और मैं उस पर रनिंग करने लग गया। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे मैं रनिंग करता रहा। तो उसके बाद वो मुझे सारे इंस्ट्रक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप थोड़ा डिफरेंट हो, और बाकी बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि देखो आप उनसे सीखो भाई, वो उम्र को नहीं देखता, सबसे पहले 4 बजे यहाँ के खड़ा होता है, सारा वजन उठाने को तैयार है, जो हम कहते हैं आप जो करते हो वो करता है, और डिसिप्लिन भी। और आपको पता है ना, जो डिसिप्लिन होता है वो थोड़ा सा फेवरेट चाइल्ड भी हो जाता है। हाँ जी। तो वो मैं उनका फेवरेट भी हो गया, और कुछ एज की वजह से भी मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी। तो वो मैं कोर्स करके आया, पूरे अच्छे A ग्रेड से मैंने कोर्स किया, सारा कुछ मैंने वो किया, और वापस आने के बाद मुझे लगा कि माउंटेनियरिंग मेरे लिए है शायद। तो अब मुझे एडवांस लेवल पे जाना चाहिए, इससे मतलब ये नहीं है। तो मैंने वापस, जब मैं पंचकूला आ रहा था, तो वापस आने से पहले ही, क्योंकि मैंने वो कोर्स में देख लिया कि मेरी पावर क्या है शरीर की, तो हमने 4-5 लोगों ने मिलके, एक माउंटेन था 6000 मीटर्स पे, 20,000 फीट पे, रुद्दुगैरा। उस पर हम लोग 7 लोग उसकी एक्सपीडिशन के लिए हम गए। हमने एक तो फर्स्ट क्लाइम आपने वो किया, मतलब कोर्स करते ही घर आने से पहले, क्योंकि उसी एरिया में थे हम, गंगोत्री ग्लेशियर में थे, तो हमने वो रुद्दुगैरा माउंटेन स्केल करने के लिए हम चल पड़े जी। और वहाँ जाके मैंने
2-3 चीज़ें महसूस करी। एक तो मैंने देखा कि मुझसे स्मार्ट लोग भी हैं, जो फौजी थे, नेवी के लोग थे, आर्मी के लोग थे, तो वो फटाफट चल रहे थे, मैं उतना तेज नहीं चल रहा था, क्योंकि अब ये रियल लाइफ था, ट्रेनिंग कुछ और होती है, रियल लाइफ कुछ और होती है। दूसरा मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मतलब मुझे ऐसे लगने लगा कि हाथ टूट ही जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया वहाँ पे। टेम्परेचर था लगभग -20 डिग्री क्लाइंबिंग के दौरान, और हवा बहुत तेज़ थी उस दिन। तो जब हम चले तो हम थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे हो गए, कुछ बीच में, कुछ पीछे हो गए, तो मैं बीच वाले उसमें था जब हम समिट कैंप पे रुके। और जब हम जिस दिन हमने सबमिट करना था उस दिन जब चले तो वो फौजी लोग जो तीनों थे वो तो बहुत आगे निकल गए, और वो जो हमारा गाइड था वो भी उनके साथ था। मैं और एक साथी थे, हम बीच में थे, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 लोग जो थे, एक डॉक्टर थे और एक और थे, वो दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ऊपर से दिख जाता है ना कि वो वापस आते वापस जा रहे हैं। तो और मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए थे, तो मैंने बोला मैं भी वापस जाऊँगा। तो मैं हिम्मत हार के तो मुझे वो मेरे साथ जो थे उन्होंने, कर्नल चौधरी थे, उन्होंने मुझे बोला, वो भी एज उनकी लगभग मेरे से थोड़ी कम थी, मगर वो भी थोड़े सीनियर में आते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम चलो, ऐसे करो मत, अब तुम इतना कर लिया। मैंने कहा नहीं सर, मुझे अपनी बॉडी को भी देखना है, तो और मुझे बार बार याद आता था कि मेरे बच्चों ने कहा था कि रिस्क नहीं लेना। तो मैं वापस आने लग गया। ये सुबह 4 बजे से हम 5-6 बजे तक चलते रहे, वो 6 बजे मैं वापस आने लग गया। और उन्होंने, कर्नल साहब कहते फिर तू जा, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो आगे चले गए और मैं पीछे आने लगा। जब मैं पीछे आया तो थोड़ी देर में एक तो धूप आ गई, बॉडी भी गर्म हो गई, और वो उत्साह मेरा पता नहीं फिर से वापस आ गया। और मैंने बहुत आवाज़ें मारी कर्नल साहब को कि रुको, पर वो सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी। तो मैं फिर से ऊपर चढ़ने लग गया। और अल्टीमेटली हमने वो स्केल कर लिया। काफ़ी मेहनत लगी, तो हमने वो कर लिया। और वो जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे महसूस हो गया कि ठीक है, मैं इनसे स्लो था, मगर मेरे पास अपनी स्ट्रेंथ हैं कुछ, तो अब मैं इसको सीरियसली लूँगा। वापस आया, आके मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो चलो एक नॉर्मल बात हो गई। और उसके बाद मैंने मैराथन रन करना बहुत अपना रेगुलर कर दिया जी। आप देखो, मैंने 2019-20 में मैंने मैराथन रन शुरू किया था। इस समय मैं 80 मैराथन रन कर चुका हूँ। और अब मैं अब चंडीगढ़ में जब भागता हूँ तो मैं मतलब टॉप 10 में तो हमेशा ही होता हूँ, कभी कभी 3rd पोजीशन भी आई है। पीछे नरसिंह मोंजी वाला था जो उसमें मैं 3rd आया था। मुझे वो गवर्नर साहब से मुझे वो भी मिला, ट्रॉफी भी मिली। तो वो रनिंग मैंने अपने उसमें पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया था। फिर मुझे लगा कि मुझे साइकिलिंग भी करनी चाहिए थोड़ा, क्योंकि अब मेरी हॉबीज़ के साथ मैंने उसको जोड़ लिया था। तो मैं थोड़ी थोड़ी साइकिलिंग करने लग गया। साइकिलिंग करते करते फिर मुझे लगा कि थोड़ी लंबी करनी चाहिए, तो मैं पंचकूला से वैष्णो देवी तक मैंने कहा चलो मैं चले आता हूँ। तो एक बार गया तो 3-4 दिन लगे, फिर दोबारा गया तो थोड़े कम लगे, पर मैं ऐसे जाने लग गया। तो मेरा मतलब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। और माउंटेनियरिंग जो फेटर्निटी थी, जो माउंटेनियरिंग लोग करते थे, उनमें मेरी थोड़ी पहचान भी बनने लगी कि वो एक बंदा है वहाँ पे। मुझे कभी फ़ोन आ जाते थे। तो मैंने 5-6 मैंने पीक्स करी 6000 की। यहाँ हिमाचल में माउंट यूनाम है, वो किया, भगीरथी है। सारे माउंट एवरेस्ट से पहले? हाँ, ये मतलब 2022 से 5 के बीच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 25 में मैंने माउंट एवरेस्ट किया, तो बीच में मैंने वो किया, माउंट यूनाम किया, भगीरथी 2 किया, गंगोत्री किया, रुद्रगैरा किया, 1-2 मैंने तिब्बत में भी किए। तो अब मेरा थोड़ा पहचान भी बन गई और मुझे अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ सब पता लग गई। अब मुझे लगा कि मुझे कोई बड़ा कुछ करना चाहिए। तो एक दिन मुझे कॉल आया किसी का कि सतोपंथ एक माउंटेन है 7000 मीटर्स पे, तो वो जाना है आपने, 1,20,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा, मैंने वाइफ से पूछा, उसने बोला चलो आप चले जाओ, कोई इतना, आप देखती थी मैं सारे दिन भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो मैं मतलब जैसे उसका आज खून आया था और कल ही जाना था जी। तो मैं वो चला गया वहाँ माउंट सतोपंथ पे, विदाउट रियलाइजिंग कि क्या रिस्क है उसमें। 7000, क्योंकि अब तक 6000 मीटर्स और 7000 मीटर्स में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि उसके बाद तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो हाइट में अगर 100 मीटर का भी फ़र्क होता है तो ह्यूज डिफरेंस आता है। तो 7000 मीटर्स इज़ रियली बिग चैलेंजिंग थिंग। तो हम चले गए वहाँ पे, वो बेस कैंप पहुँच गए। वहाँ पे हमारे साथ फिर से 7 लोग थे। तो बेस कैंप से आगे गए तो हम एडवांस कैंप में पहुँच गए, मतलब कैंप्स होते हैं माउंटेनियरिंग में। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि 2 लोग विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये हमेशा होता है कि जब जाते तो कोई बंदा हिम्मत हार जाता है, किसी के चोट लग जाती है, और किसी के कई बार ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई भाई बहुत सारे कारण है। तो हमारा जो गाइड था वो भी बीमार पड़ गया, तो वो भी वापस होने लगा। तो
साथ में फिर हमें पता लगा कि इतने लोग चले गए तो जो इनका सामान था वो हमको मूव करना पड़ेगा डिफरेंट लेवल्स तक, तो वो करने लग गए। और उस प्रोसेस में मुझे मतलब अपना वो जैसे बोलते हैं ना रियलाइजेशन होना कि स्ट्रेंथ है मेरे पास, वो हुआ। और मैंने बोला अब मतलब आई एम नॉट गोइंग बैक, मतलब मैं सीरियसली अटेम्प्ट करूँगा इसको स्केल करने का। और भगवान की दया से वो हम लोग माउंट सतोपंथ हमने कर लिया। 7,000 मीटर, 7,100 मीटर था, 23,000 फीट। तो जब हम करके आए, वापस आया, मेरा बेटा यूएस में रहता है, तो उसको मैंने बताया यार कि मैं माउंट सतोपंथ जाके आया हूँ 7,000 मीटर्स। तो बच्चे तो आप जैसे स्मार्ट होते हैं वो लोग, उन्होंने फटाफट रिसर्च किया। उसने मेरे को बोला कि पापा आपने नाइफ रिज कैसे क्रॉस कर लिया? तो मैंने कहा हाँ यार वहाँ एक बहुत डिफिकल्ट वो था। तो कहता उसको रिसर्च करो जरा, वो नाइफ रिज है और वो तो बहुत डिफिकल्ट है। तो वो क्या था, वो नाइफ रिज कैसे है कि जब हम समिट कैंप से पीछे होते हैं, मतलब एक कैंप पहले जी, तो लगभग 6,400 मीटर से वो शुरू होता है, 6,200 मीटर से। मतलब एक माउंटेन है जो बिल्कुल ऐसे तीखा है, ओके, और उसके ऊपर सिर्फ 1 फुट या 6 इंच की जगह है जिसके ऊपर हमें चलना है, ओके, और हमें पूरी रात उसके ऊपर ही चलना है। सिर्फ 6 इंचेस, हाँ। और रस्सी होती है हमारे पास, okay, कि अगर गिर जाएंगे तो मतलब मरेंगे नहीं, पर खाई में गिर जाएंगे, बहुत मुश्किल से मेहनत से वापस आना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि उसको जब मैंने स्टडी किया तो तब मुझे भी लगा यार वो सच में बहुत डिफिकल्ट था। और हुआ ये था कि मैं थोड़ा सा लेट था, तो बाकी लोग निकल गए थे, तो मुझे था मैं उनको कैचअप करना है। तो मैं उनकी लाइट्स, क्योंकि रात को ही होती है सारी माउंटेनियरिंग, पूरी रात को ही होती है हमेशा, हर जगह। जो हम देखते हैं ना बेस कैंप तक तो दिन में होता है, जो पर जो रियल माउंटेनियरिंग है वो सारी रात को ही होती है, बिकॉज रात को मौसम बहुत स्टेबल रहता है, धूप नहीं आती ना, तो एक जैसा मौसम पूरी रात मिलता है हमको, तो इसलिए वो रात को ही कभी भी कोई क्लाइंबिंग हो रही है तो हाँ, माउंट एवरेस्ट हो या जो भी क्लाइंबिंग है वो रात को ही होती है। ठीक है। या बहुत अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 12 बजे से पहले हमें हर हालत में वापस आना होता है, दोपहर के 12 बजे से, क्योंकि उसके बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी माउंटेन हो। ओके। तो उस समय जब हम रात को चल रहे थे तो जो हम दूसरे का हेडलैम्प है उसको अपना गोल बना के चलता रहा मैं, कि वो मैं पीछे हूँ, मुझे उसको पकड़ना है। और मैं इस चक्कर में मैंने इधर उधर देखा ही नहीं कि खाइयाँ कितनी गहरी हैं। तो वो कर लिया, और करके जब वापस आया तो जब वही जगह वापस आई तो मैंने उसको बोला इसको पार कैसे करना है, जो गाइड था। तो उसने बोला जैसे आप आए थे। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ से नहीं आया। कहता आप इसी से आए थे सर, आपने रात देखा नहीं। वो मैंने वो किया। तो वापस आते समय डे लाइट आ गई थी। वापस आते क्योंकि 9 बजे के करीब हम वापस चले थे, तो 3 बजे तक हम अपने समिट कैंप पे वापस पहुंच गए थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और सारी स्टडी करने के बाद मुझे नेट से और उससे पता लगा कि माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा मुश्किल माउंट सतोपंथ है। ओके। तो वो क्यों है? नंबर 1 वो कमर्शलाइज नहीं है। नंबर 2 वहाँ रेस्क्यू नहीं है कुछ भी। आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है जी, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे तो हेलीकॉप्टर है, मेडिकल फैसिलिटी है, आपके कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 में हर जगह लोग बैठे हैं, फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन है, आपको अगर कुछ इमरजेंसी भी होगी तो एयर लिफ्टिंग है, और कम्युनिकेशन है, हमारे पास वॉकी टॉकी है जिससे हम डायरेक्ट इवन हम कहीं भी बात कर सकते हैं रेडियो के थ्रू जी। जबकि सतोपंथ तो ऐसा था कि अगर वहाँ कुछ मुझे हो जाता है या किसी को कोई गिर जाए, मान लीजिए टांग टूट गई, तो 15 डेज के बाद रेस्क्यू पहुँचेगा वहाँ, क्योंकि पहले वहाँ से एक बंदा नीचे आएगा, वो किसी को उत्तरकाशी से गंगोत्री से तैयार करेंगे, क्योंकि फ़ोन तो चलता नहीं है कहीं पे भी। तो उत्तरकाशी में आने के बाद फ़ोन की फैसिलिटी है, वहाँ से फिर वो जो हेल्प जो भी लेनी है वो आएगी। और फिर वो ना इनर सर्कल है, मतलब चाइना बॉर्डर के साथ होने की वजह से वहाँ पर हेलीकॉप्टर वो कह तो देंगे कि हम कर देंगे, बट गवर्नमेंट परमिट ही नहीं करती है कि कोई नॉन आर्मी एविएशन वहाँ पहुँचे। ओके। तो वो कभी आज तक तो मिली नहीं है। तो इसका मतलब निचोड़ ये है कि इन केस वहाँ कुछ हो जाए तो यू आर ऑलमोस्ट डेड। या तो 15 दिन सर्वाइव करो, 20 दिन, और फिर आपको कोई आपके लिए कोई करना चाहे, इंश्योरेंस भी नहीं वर्क करेगा, बिकॉज हाउ विल इंश्योरेंस वर्क जब तक नीचे पता ही नहीं है कि ऊपर दुर्घटना हो गई। तो वो जब मुझे लगा तो वापस आने के बाद मतलब वो मेमोरीज ने मुझे ऐसा कर दिया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट जाके ही छोड़ूंगा। तो मैंने उस दिन से फैसला कर लिया। तो फिर मैंने पता करना शुरू किया कि उसके लिए क्या चाहिए, बाकी लोग कौन से हैं। तो मैंने देखा कि हम लोग मतलब मुझे लगा मैं इस समय 58 ईयर्स में हो गया था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो मैंने देखा कि जैपनीज़ जो लोग हैं वो तो 80 ईयर्स में भी गए हुए हैं। जब हम पूरा मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, इंडिया से मैंने देखा कि 60 ईयर्स पे ओल्डेस्ट पर्सन गया है। तो
और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत लोग 70s में जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि फिर मैं ये इसको कर सकता हूँ। तो मैंने बैंक से पूछा अपने कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला छुट्टी तो नहीं मिलेगी। दूसरा मुझे ये पता लगा कि 50 लाख रुपए लगते हैं इस पे माउंट एवरेस्ट जाने के लिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के 50 लाख रुपीस का खर्चा है, जिसमें 10 लाख का तो इक्विपमेंट ही है, 7 लाख का बोनसेस है वगैरह है, 5 लाख के करीब इंश्योरेंस में चले जाते हैं, और लगभग 30 लाख के आसपास उनकी फ़ीस है जो नेपाल गवर्नमेंट की फ़ीस है, एजेंसी की फ़ीस होती है। तो पैसे भी चाहिए थे और छुट्टी भी नहीं है। मैंने अपनी वाइफ से बात करी, उन्होंने बोला कि यार ये तो चलता रहेगा, तुम अपने शौक़ पूरे करो, ये छोड़ो कि आइडियल सिचुएशन आएगी। आप 60 ईयर्स के बाद जाओगे, हो सकता है आपके पास ताकत ना रहे शरीर में। सही बात। आज आपके पास, आपको अपना कॉन्फिडेंस है और हेल्थ का कोई पता नहीं है, देखो कल को कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो इनमें, तो अगर आपका मन है ना तो तुम कर लो। तो फिर मैंने अपने बच्चों को पूछा कि वो क्या कहते हैं, तो बच्चों ने भी बोला कि देखो ऐसा है कि आपका मन है वो तो पूरा करो, बट ये देख लो कि आपको वापस आना है। तो मैंने बताया कि ऐसा है कि वहाँ पे तो डेथ रेट तो है, मतलब देर आर चांसेस दैट आई मे नॉट कम बैक। तो मेरी बेटी तो थोड़ी उदास हो गई। बेटे ने बोला, वो यूएस में था, तो उसने बोला कि, मैंने कहा यार अंचित, मैंने तेरी मम्मा को नहीं बताया कि ऐसा भी होता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही वो ट्रस्ट करी थी। कहता आपका गट फीलिंग क्या है? मैंने कहा यार मुझे जाना है। कहता फिर ऐसा है, आप जाओ, अगर कुछ हो गया आपको तो आई लीव द यूएस जॉब, मैं आ जाऊँगा। मतलब आप अपना शौक़ पूरा करो, अपने मन में ये मत छोड़ना कि ये रह गया। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं यार ये कर सकता था, मैंने किया नहीं। मैंने फिर मन पक्का बना लिया। जो मुझे पीएफ से पैसे मिले, मैंने उसके बाद फिर मैंने कहा कि पैसे चाहिए और छुट्टी नहीं है, तो मैंने बोला कि बैंक को, मैंने बोला कि मैं जॉब छोड़नी है। उन्होंने मुझे बहुत रोका कि इतना प्रॉमिसिंग कैरियर है आपका। मैंने बोला बस अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर तू छोड़ेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया, मैंने भी रिज़ाइन कर दिया, दोनों ने हमने रिज़ाइन कर दिया। वो 56 ईयर्स की थी, मैं उस समय 57 ईयर्स का था। 2024 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। और 1 साल जो मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने फुल फ्लेज्ड अपना प्रैक्टिस के ऊपर जोर लगा दिया। रोज़ 10-12 किलोमीटर मैंने पीठ के ऊपर 25 किलो वज़न लेके चलना, रोज़ साइकिलिंग करनी। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ने के लिए आपने प्रैक्टिस करी? हाँ, तो उस तरह की तैयारी करनी, रनिंग करना शुरू कर दिया, साइकिलिंग करना शुरू कर दिया। मुझे ये लगा कि साइकिलिंग ना, अगर मैंने जो रोज़ करता हूँ बोरिंग होता है। देखो साइकिलिंग ऐसा इवेंट है जिसमें आप जा रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस आ जाओगे, तो कुछ नया नहीं है जी, है ना। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, इसको अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी करूँ, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लूँ, तब ये मुझे फोर्स करना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी? हाँ, तो फिर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी का प्लान बनाया जी। तो आपने कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग की? हाँ, मैंने शुरू में 30-40 लोगों ने बोला हम भी चलेंगे। जैसे जैसे वो दिन आता गया, वो लोग कम होते गए, आखिरी दिन में मैं अकेला बचा। ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं। कब की थी आपने ये? 23 में। 23 में? हाँ, तो मैंने ये कितने दिन में कंप्लीट हुई थी? हाँ, मैं उसको 30 दिन का मैं अपना प्रोजेक्ट बना के चला था कि 30 डेज में करूँगा, क्योंकि लगभग 3800 किलोमीटर था। और मैंने सोचा कि मैं इतना लगभग चला लूँगा। मैंने पूरा एक डिज़ाइन बनाया कि इस दिन यहाँ रुकूँगा, इस दिन यहाँ रुकूँगा, ऐसे ऐसे बनाया। मगर मैंने दूसरे तीसरे दिन महसूस किया कि आप इसको प्लान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है कि कभी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है और कभी आपको मौसम साथ नहीं देता। और शुरू में 3-4 दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मसल्स भी उतनी पेन होने लग गई, सीट पे बैठना मुश्किल हो गया, तो गर्मी लगने लग गई बहुत, तो बड़ी मुश्किलें आई। क्योंकि कश्मीर से तो जब आप चले थे जब तो पूरी ठंड, वहाँ ठंड थी पूरी। तो फिर वो जब आप सिचुएशन में ऐसे फंस जाते हो ना, तो अपने आप आइडियाज़ भी आने लगते हैं। तो मेरी बहुत तकलीफ़ थी कि मेरे से सीट पे बैठा नहीं जा रहा था। फिर मेरे को ये एक टेक्निक आई कि जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते थे, तो वो कहते थे ना डंडे पे बैठ के डंडे पे चलाना, मतलब। तो मैंने 4 पैडल मारने और फिर इस पैर पे मैंने खड़े हो जाना, ये वाला पैर मोड़ लेना और ऐसे खड़े रहना, सीट पे नहीं बैठना। अच्छा। फिर उसके बाद 4 पैडल मारने, तो ये वाला पैर मोड़ लेना, इस पे खड़े हो जाना, फिर 4 पैडल मारने तो बैठ जाना। तो एक रिदम जैसा बन गया। तो उसके बाद वो मुझे लगा कि मैं पहले सोचा था 150 किलोमीटर रोज करूँगा, फिर मुझे लगा 150 क्या होता है, फिर मैंने 200-300 तक कर दिया।
एक दिन में? एक बार तो एक जो मेरा एक्सेप्शन था वो 380 किलोमीटर भी था। 23 आवर्स मैंने लगातार चलाया तो 380 किलोमीटर भी मैंने किया। और SBI की सभी, क्योंकि ऑफिशियल था उनकी तरफ से, तो उधर से सब जगह से मुझे रिसीव करने वाले लोग भी होते थे। कई बार उन्होंने ही फोर्स कर दिया मुझे ज़्यादा चलाने के लिए। जैसे कुरनूल एक जगह थी, तो वहाँ उन्होंने बोला, मैं उस दिन थक गया था, मैं 6 बजे रुकना चाहता था किसी और जगह में, वो मैं भूल गया। तो कुरनूल से फ़ोन आया कि हम तो सिर्फ 100 किलोमीटर रह गए हैं सर, हमने आपके लिए भिंडी की सब्जी बनाई है, ये हमारी वाइफ ने आपके लिए बना के रखी है, आप बाजार से इतने दिन से खा रहे हो। अब मेरा मन भी नहीं था, फिर मैंने कहा चल भाई अब 100 किलोमीटर और करेंगे। तो था, पर मैं 19 दिन में मैंने वो कर लिया। 19 डेज? हाँ, जो मैंने सोचा था 30 डेज में करूँगा, 19th डे पे मैंने वो कर लिया। कश्मीर से कन्याकुमारी। तो बड़ा अच्छा एक इंस्टेंस है वहाँ पे। जब आप कोई बड़ा काम करते हो ना, तो आपको लगता है आपने बहुत बड़ा काम किया है ना। हमेशा हमको लगता है कि मैंने साइकिलिंग करी थी, मुझे लगा मैंने बहुत ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता जी। तो थोड़ा एक अंदर घमंड या काइंड ऑफ आने लगता है कि मैं सुपर हूँ, कुछ हूँ। तो मैं आपको इंस्टेंस सुनाता हूँ। जब मैं चेन्नई पहुँचा, वहाँ कन्याकुमारी पहुँचा, वहाँ पे सब कुछ हो गया, सब उन्होंने रिसीव कर लिया, वो फोटोग्राफी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक समय आता है, आधे घंटे बाद सब चले गए, नाउ यू आर फ्री। तो मैं अपना साइकिल को अब तो थक गया था और मैं अब रेस्ट करना चाहता था। तो होटल उन्होंने मेरा बुक किया हुआ था SBI वालों ने। तो मैं आया वहाँ होटल में, तो रास्ते में एक नारियल पानी वाला वहाँ बैठा था जी। तो मैंने उसको बोला कि एक पानी वाला पिला दो भाई नारियल। एक तो थोड़ा लैंग्वेज का गैप था तो उसने बोला अच्छा। तो मैंने उसको, जैसे हमको आदत होती है, मैंने बोला यार देख पानी वाला पिलाना, है ना। तो वो बंदे को पता नहीं क्या हुआ, वो कहता, मतलब वो मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी उसने। अच्छा। कि अपने आप को क्या समझते हैं, पानी वाला पिलाना, मैं कोई नारियल के अंदर घुसा हूँ हैं, जो दे दिया मैंने वो वैसे फ्रस्ट्रेट हो गया बैठा हुआ। और मुझे, मतलब मैं उस समय सोच रहा था कि मैं बड़ा काम करके आया हूँ, और उसने मुझे बिल्कुल जमीन दिखाई कि नहीं कोई बड़ा काम नहीं है, तुमने किया होगा वो तुम्हें लग रहा है, दूसरे की निगाह में तुमने कुछ नहीं किया। तो मैं वो नारियल पानी तो पिया, बट मेरे को उसी दिन लेसन लर्न कर लिया कि कभी अपने मन में ये मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ा कर लिया। जब भी कुछ बड़ा करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि कोई और तुमसे भी बड़ा अच्छा कर रहा है। और ये वाला इंस्टेंस मेरे साथ एवरेस्ट पे भी हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, मगर मेरे साथ एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी। अच्छा। और उसने भी मेरे साथ माउंट एवरेस्ट किया। तो जो फिर मुझे लगा यार, मैं सोच रहा था मैंने बड़ा काम किया, बट देयर इज समबडी हु इज डन बेटर देन मी। और वो उसके लिए सिचुएशन मुझसे भी मुश्किल थी। हाँ, उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसको कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब वो देखो तो ऐसे होता। तो बस ऐसे ये स्टार्टिंग हुई। ऐसे मैं माउंट एवरेस्ट पहुंचा कि वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए। अपनी बॉडी को मैंने फिट कर लिया, साइकिलिंग करी, रनिंग करनी शुरू कर दी। एडवेंचर में मेरा बहुत मन लगने लग गया मुझे। मैं एक बार वहाँ गया बीर बिलिंग में। वहाँ पे मैं कोई रिलेटिव आया था, उनको मैं घुमाने के लिए लेके गया था। इंदौर से मेरे ब्रदर आए थे, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, तो उन्होंने करी। तो उन्होंने बोला तुम भी कर लो, तो मैंने भी ऊपर से जंप मार के वो किसी के साथ मैं भी आ गया। पैराग्लाइडिंग करी। वो मुझे इतना उसको मुझे अच्छा लगा। तो जब मैं वापस आ गया तो मैं फिर दोबारा गया कि मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि पहले तो मुझे देख के बोलते एज फिर वो कहते हैं कि चलो करके देख लो, हम तो पैसे लेने हमने किया। मेरी ये सारी बाजुएं छिल गई, उसकी लाइंस होती हैं, वो उसको पहले प्रैक्टिस करनी होती है प्लेन ग्राउंड में, उसको लिफ्ट करने की और रोकने की, वो प्रैक्टिस पहले करते हैं। वो जब मैंने कोर्स किया तो वो मेरी पूरी छिल गया। तो मैंने बल्कि भारी भारी जैकेटें पहन के मैंने किया, क्योंकि वो पेट में चुभ जाता था, उसका जो वो कैराबिनर था वो यहाँ छाती में आके लगता था जब हम। एनीवे वो बहुत तकलीफ़ें आई, बट मैंने कहा मैं करके छोड़ूंगा। तो वो मैंने 15 दिन का कोर्स किया, मुझे बहुत अच्छे से आ गया। फिर मुझे लगा कि ये तो ऊपर से छलांग मारो नीचे आ जाते हैं, ये क्या हुआ, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मुझे बताया कि एक थर्मल नाम की चीज़ होती है, उसको अगर आप पकड़ लो तो आप हवा में रह सकते हो, पर उसके लिए एडवांस कोर्स करना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो एडवांस कोर्स किया, और मुझे सब हंसते थे। मुझे तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो भी अंकल जी कहता था। मैंने कहा यार जो मर्जी कहे, मुझे बस कुछ नहीं, मुझे एडवेंचर करना है तो मैं करना है। तो मैंने एडवांस कोर्स किया, फिर मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। अब मैं जाता हूँ तो मैं, मतलब वैसे तो 15 मिनट में नीचे आ जाते हैं हम, अब मैं चाहूँ तो 2 घंटे 3 घंटे में हवा में रह सकता हूँ, क्योंकि वो टेक्निक आ गई। हाँ, वो थर्मल्स पकड़ लो आप, तो आप फिर आप ऊपर जा के थर्मल आपको ऊपर ले जाएगा, उसको छोड़ दो तो आप नीचे गिरने लग जाओगे ग्रेविटी से। फिर ढूंढ लो कहाँ है थर्मल, वहाँ ढूंढ के वहाँ पहुँच जाओ, फिर वो लिफ्ट करा के ऐसे करा के ऊपर ढूंढ लो। मतलब कैसे, क्या थर्मल क्या होता है? थर्मल होता है सर, जो ये हवा है ना जो हमें दिख नहीं रही है, हवा ऐसे पहाड़ों में क्या होता है,
इधर प्लेन है और इस तरफ अगर पहाड़ है तो जब हवा आके टकराती है तो हवा ऐसे घूम जाती है। ठीक है। और आपने कभी चील को देखा होगा, ईगल्स को। तो ईगल्स जो है वो आपने देखा होगा उनके पंख ऐसे रखते हैं वो, हाँ, वो और वो घूमते ही रहते हैं। कितनी देर आप देखोगे वो नीचे से ऊपर भी चले जाता है। तो उन्होंने वो थर्मल कैच किया होता है, मतलब हवा, गर्म हवा ऊपर ऐसे घूम रही है और उसको वो कैच कर लेते हैं, तो वो उनको ऊपर ले जाता है। वो कोई जोन है एक, हाँ, वो जोन होता है और ईगल्स को ही वो दिखता है। अच्छा। हमको नहीं दिखता क्योंकि उनको पता लग जाता है ना वो उनका एरिया है वो, उनका वो जहाँ वो रहते हैं वो वाली जगह है। तो आप अगर आपको अगर थर्मल पकड़ना आ जाए, मतलब पहले तो ईगल से ही हम आइडिया लेते हैं कि कहाँ है, वहाँ ईगल्स उड़ रही हैं तो वहाँ होगा, तो किस तरह हम उस इलाके में पहुँचते हैं। फिर उसका एक टेक्निक होता है कि जो थर्मल घूम रहा है उसके साथ ही आपको घूमना है, आप ड्रिफ्ट होकर बाहर ना हो जाओ। अगर आप बाहर हो गए तो फिर आप नीचे आना शुरू हो जाओगे। तो आपको उसके बीच में ही रहना है। तो आपको अपने एंगल्स, लाइंस इस तरह से टेढ़े करके रखने होते हैं कि आप उसमें घूम सको उसके साथ साथ। फिर उससे निकलने का भी एक टेक्निक होनी चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि आप उसमें फंस जाओ तो ऊपर ही ले जाएगा बहुत। तो आपको उसमें से निकलना है, निकल के आपको कहीं दूर जाके फ्लाई करते हुए नीचे आना है और फिर उतनी हाइट रखनी है कि आप ग्राउंड ना टच कर लो और फिर से थर्मल में घुस जाओ, फिर से थर्मल में आ जाओ। तो अब मुझे वो टेक्निक आ गई, तो अब तो मैं अपने साथ चॉकलेट्स, पानी वानी सब ले जाता हूँ। अच्छा। और फिर हवा में घूमते रहते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। जब बोर हो जाते हैं फिर वापस आते हैं। और मैं इतना पैशनेट हो गया कि फिर मैंने अपना पैराग्लाइडर ही खरीद लिया। मेरे को हर बार लगता था 2000 रुपये देने पड़ते थे हर एक फ्लाइट के, तो मैं वो क्यों दूं। मैं तो पैराग्लाइडिंग के लिए भी कुछ लेना पड़ता है, कोई लाइसेंस वगैरह? हाँ, वो लाइसेंस ये ट्रेनिंग से आपके नंबर ऑफ आवर्स होते हैं ना, जितने आपने फ्लाइंग आवर्स किए उसके आधार पर आपको वो मिलता है। ओके। और आपको कोर्स करने होते हैं, P1, P2, P3 ऐसे कोर्सेज होते हैं। ओके। तो वो फिर मैंने कोर्स किए। पैराग्लाइडिंग का आपने पूरा कोर्स किया? पूरे कोर्स किया और मैंने अपना ग्लाइडर ही खरीद लिया। मैंने कहा वो छोड़ो, उनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, वहाँ 300 रुपये देते हैं वो ऊपर जाने के टैक्सी में। ठीक है। वहाँ से फ्लाई करके नीचे आ जाओ, फिर एक दिन में 2 सॉर्टीज लगाई, फिर आराम करो, अगले दिन फिर कर लो ऐसे। तो मैं मतलब वो एडवेंचर ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। मैं कहाँ बैंकिंग कर रहा था और डेबिट क्रेडिट तो पूरा स्विच हो गया ना आपका। हाँ, और मैं उसको एंजॉय करने लग गया। तो इसमें बहुत सारा रोल एवरेस्ट का तो है ही, पर मैंने देखा ना सब चीज़ों ने कि बट एवरेस्ट तो आपने अभी लास्ट ईयर ही किया ना? हाँ, ये मैंने पैराग्लाइडिंग उससे पहले शुरू किया था। बल्कि एवरेस्ट से आने के बाद मैं अभी ग्लाइडिंग पे नहीं गया हूँ क्योंकि मैं बॉडी को सेट कर रहा हूँ उसमें, बहुत वीक हो जाती है बॉडी। मगर ये कोर्स मैंने 23 में शायद किया है, 23 और 23 में। हाँ, 23 में मैंने ये कोर्सेज किए हैं सारे। माउंट एवरेस्ट से पहले किया आपने कोर्स? हाँ, तो वो किया। स्कीइंग सीखी मैंने, फिर स्कीइंग करने जाता था। बल्कि ऐसा कोर्स था वो मैंने, पंडित नैन सिंह इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके। मुंशियारी एक जगह है उत्तराखंड में जी, वहाँ वो कोर्स सिखाते हैं। तो मेरी डॉटर, बच्चे होते हैं ना, इनको ये जल्दी सीख लेते हैं। तो मैंने उसको बोला कि चलना है तूने, वो कहती चलो। तो हम दोनों पहुंच गए और वो उनके लिए हैरानी थी कि पहली बार मैं देख रही हूँ इंस्ट्रक्टर जो रीना, कि जिसमें फादर और डॉटर इकट्ठे स्कीइंग सीखने आए हैं। बट वहाँ भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला क्योंकि मैं फोकस था। ये मेरी बेटी भी थक जाती थी, मैं बोलता तू बैठी रहा, मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में उतना एडवांस लेवल नहीं है ना, लिफ्ट्स नहीं लगी हुई। आपको वो स्की पहन के मतलब चल के ही ऊपर तक जाना होता है और फिर स्की करते हुए नीचे आना होता है। नीचे तो आप फटाफट आ जाओगे, अब फिर चलो ऊपर, तो बहुत टायरिंग होता है। विदेशों में तो लिफ्ट लगी है, आप लिफ्ट में बैठ जाओ, लिफ्ट आपको ऊपर ले जाएगी, आप लिफ्ट के ट्रॉली टाइप। हाँ, वो उसको लिफ्ट कहते हैं। उसमें वो आप खड़े हो जाओ, पीछे से आके आपको अपने बिठा लेगी वो। ओके। आप उसकी लाइन में आ जाओ तो वो आप उस पर अपने भी बैठ जाओगे। फिर वहाँ एक जगह होती है, वहाँ से आप जंप करके बाहर हो जाओगे, फिर आप स्की करके आ जाओ फिर से। okay. इंडिया में वो नहीं है, तो वो खुद चढ़ना पड़ता है, बट अच्छा लगता है। तो फिर आपने स्की का भी कुछ किया? स्की, हाँ, स्कीइंग में मैंने कोर्स किया जी पूरा। okay. हाँ, इंटरमीडिएट कर लिया मैंने अब। तो अब मैं जब भी मौका मिलता है, अब तो मैं यूएस जाता हूँ तो स्कीइंग करता हूँ अपने बच्चों के साथ। इंडिया में नहीं करते? इंडिया में तो बहुत कम दिन के लिए खुलती है। उस समय में हमारा माउंटेनियरिंग का भी सीजन होता है, तो दोनों में से एक चॉइस करने को मिलती। तो यूएस में तो बहुत लंबे पीरियड तक स्कीइंग सीजन रहते हैं। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ कर लेता हूँ। यहाँ तो मैंने करी है, बट वही जो मुंशियारी में करी थी या ओली एक जगह, वहाँ मैंने करी है। 2 ही जगह करी, बट यूएस में हो जाता है। तो जब माउंट एवरेस्ट जब गए थे आप, फैमिली का कैसा रिएक्शन था? आपने फैमिली ने साथ दिया आपका या पीछे खींचा या घबरा रहे थे? देखो, ऐसा है ना कि वाइफ के लिए तो कोई अगर हस्बैंड जाते हैं तो उनको, या कोई स्पाउस के लिए हम कह सकते हैं कि अगर मेरी वाइफ भी कोई ऐसा काम के लिए जा रही होती तो मैं भी शायद उनको रोकता या समझाता अपनी तरफ से। तो मेरी वाइफ ने भी समझाया, पर मेरी वाइफ से ज़्यादा
मेरी मदर इन लॉ ने समझाया, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये तो पागल है, और ये सरिता को भी समझा दिया इसने। तो बड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। मैं कहता हूँ माउंट एवरेस्ट से जाने से ज़्यादा बड़ा पहाड़ वाइफ को मनाना और मेरी मदर इन लॉ को मनाना था। वो पहाड़ चढ़ लिया जब मैंने, तो एवरेस्ट चढ़ना आसान हुआ। और उसका भी इंस्टेंस ऐसे हुआ कि वो मना करते थे कि नहीं जाना, कि वो बोलते थे कि कितने लोग मर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, किसी के हाथ पैर नहीं रहते हैं, किसी को कुछ हो जाता है। पर मैं जैसे अपना उस पर लगा था, तो मेरी वाइफ ने तो देखा कि यार ये मतलब बहुत फोकसली कर रहा है, तो इसको अब छोड़ दो, अब इसको नहीं रोकना चाहिए। मगर मदर इन लॉ को तो ये भी नहीं आ रहा था, वो दिल्ली फरीदाबाद रहते थे। फिर एक दिन हम किसी फंक्शन में उनके पास गए थे वहाँ पे, तो अब वो मुझे रनिंग का था कि मैं रुक नहीं सकता, मतलब अपनी बॉडी फिट रखनी है। तो वो उनका वो फ्लैट है, 4th फ्लोर पे था, और उसके ऊपर छत थी, और दिल्ली में फरीदाबाद में पॉल्यूशन बहुत था। तो मैंने कहा मैं अब कहाँ जाऊँगा सड़क पे, तो मैं छत पे ही भाग लेता हूँ। तो सभी मेरे जो गेस्ट ये थे, ब्रदर इन लॉ और उनके जो घर में सब हम जाते हैं तो सब आ जाते हैं, वो बैठे हुए थे अपने AC रूम में, और मैं छत पे भाग रहा था। और वो आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वो छत के ऊपर आप भागते हो तो आपकी आवाज़ नीचे वाइब्रेशन आती है। तो वो उस समय उनके मन में ये डिस्कशन मेरा होता रहा। और फिर जब मैं तो अपना नॉर्मल करके आया, 14 किलोमीटर भागा मैं, सिर्फ 8 मरले के छत पे ऐसे गोल गोल। तो जब नीचे आया तो उन्होंने कहा भाई तेरे अब हम तुझे रोकने के लेवल पे नहीं है, तेरा लेवल चेंज हो गया, अब तू जा, अब हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बस फिर वो जब वो घर से मिल गया ना, कि मतलब एक बेफिक्र होके मैं गया कि रिस्क तो थे। देखो इतने मैंने जो माउंटेन्स पहले किए, उसने मुझे ये समझा दिया कि रिस्क, एक तो पहली बात कि रिस्क कैसे आप लेना है या नहीं लेना, ये आपको माइंड से जजमेंट हो जाती है। दूसरी बात कि उसको आप कितना मिटिगेट कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एज ऑल्सो कई बार बहुत फ़ायदा भी देती है। तो जो यंग बच्चा है वो सोचेगा मैं यहाँ से वहाँ कूद जाऊँगा, है ना, पर उम्र ने मुझे ये सिखाया कि अगर मैं वहाँ से वहाँ कूद जाऊँगा तो मुझे थोड़ा मार्जिन भी रखना पड़ेगा, और पहले मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ, तो मैंने वो जो प्रैक्टिस करी वो मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस थी। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट पे गया तो वहाँ तो कदम कदम पे खतरा था। मतलब एक रॉन्ग मूव और बॉडी भी नहीं मिलेगी, इस तरह का सिचुएशन थी। बट वो मैंने जो प्रैक्टिस करी थी नीचे, वो इतनी हैंडी थी कि मुझे मतलब आए सिचुएशंस 5-6 बार मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा वक्त जाने का आ गया, ऐसी सिचुएशंस आई। अच्छा। पर वो जो कॉन्फिडेंस था और जो मेंटल फिटनेस थी, उसने मुझे काबू में रखा। तो मैं आपको आगे आप बात करोगे तो वो आएगा कि कैसे वो सिचुएशन आ रही है और कैसे गलती हो जाती है, या हम कैसे उस सिचुएशन में कैसे माइंड कैसे काम करता है। इनफैक्ट क्या होता है ना, जब आप इवन साइकिलिंग में भी जैसे हम जाते हैं, या स्कीइंग में, या जो भी एडवेंचर एक्टिविटी है, मतलब ये मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं, मुझे खुद समझ आया कि हमारा जो माइंड है वो सुपर एक्टिव हो जाता है। हमारे माइंड जो उसकी कैपेसिटी है ना, जो करने की, हमको लगता है मैं ये काम कर सकता हूँ, मगर आप लोग तो ये जानते होंगे कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम हम कर सकते हैं, मगर हमारा माइंड हमें करने नहीं देता। तो जब आप कोई एक्सट्रीम चीज़ करने लगते हो तो पूरा आपका माइंड का जो फोकस है ना, वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं जो आपको नॉर्मली नहीं दिख रही, और इतना सुपर एक्टिव माइंड होता है कि आप खतरे को दूर से भी देख सकते हो, आपको वो अपने आप रोक भी देगा कि क्या करना है। मतलब एक तरह से एक कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है चारों तरफ, जो आपको गाइड करती है उस समय। और अगर आप उस समय आपका प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं करी हुई, तो वो आप जरा सा भी डिविएशन हुई उससे, तो वो गलती भी हो सकती है। बट मैंने ये देखा है कि आप ऐसी सिचुएशंस में जब हम इस तरह के एक्सट्रीम एडवेंचर कर रहे होते हैं, तो माइंड की जो अलर्टनेस है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मैनी फोल्ड, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाती है जी। इसका मैं एक छोटा उदाहरण ऐसे देता हूँ, जैसे अब जब हम साइकिलिंग करते हैं माउंटेन में, तो चलो आपको पता है कि खाई है, यहाँ पे दिख रही है, आप जाना है कि नहीं जाना, या सीढ़ी लगी है उसको कैसे क्रॉस करना है। अब आप साइकिलिंग कर रहे हो, आपको पता है हाईवे पे चल रहे हो, आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है जी। एक कुत्ता बैठा है जो 100 मीटर दूर बैठा है, वो शायद आगे को आए अटैक करने के लिए, है ना, एक पत्थर भी पड़ा है। तो जब आप जा रहे होते हो,
इतना माइंड शार्प होता है कि वो हम कुत्ते की आंख से पता लगा सकते हैं कि ये काटने वाला है, भौंकेगा या बैठा रहेगा। और वो गाड़ी की जो आवाज़ आ रही है वो कितनी दूर है, आगे वाली गाड़ी कितनी दूर है, मेरे पास कितना मार्जिन है अपनी साइकिल को, मतलब मेरे अपनी सेफ्टी, डॉग से बचने के लिए भी सेफ्टी, इस तरफ गिर जाऊं उसकी सेफ्टी के लिए क्या मुझे करना है जिससे मैं इसमें से थ्रू हो जाऊं। ऐसी सिचुएशंस हर थोड़ी देर बाद आ जाती है। तो वो जब तो नॉर्मल कोर्स में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल कोर्स में अगर आप जा रहे हो और एकदम डॉग कुछ बोले तो आप इस तरफ हो जाओगे या गिर जाओगे, है ना। और जब हम साइकिलिंग करते हैं तो पता होता है, और मुझे ये भी पता लग जाता है कि वो वहाँ पे खतरा है, मुझे रुक जाना चाहिए यहाँ। चाहे वो खतरा बिल्ली से ही हो, डॉग से ही हो, या किसी इंसान से ही हो, कोई ऐसे मतलब एक जजमेंट होनी शुरू हो जाती है, तो वो आपको ड्राइव करता है। और माउंट एवरेस्ट पे भी सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, ये प्रैक्टिस से। और मैंने बोला जब आप एक्सट्रीम कुछ करने लगते हो ना, तो आपके अंदर की जो बहुत सारी छिपी हुई कॉस्मिक एनर्जी है वो बाहर आ जाती है। वो आपका माइंड को इतना सुपर अलर्ट कर देती है और एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, सारी चीज़ें। और कई बार ये ओवर कॉन्फिडेंट भी कर देती है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना भी होता है, देखो, है ना। वो भी एक मतलब, पर ये पर्सन टू पर्सन है। मेरे साथ एक गए थे माउंट एवरेस्ट पे, तो बेस कैंप तक सब जाते हैं। बेस कैंप के बाद हमें कैंप 1 जाना होता है, कैंप 2 जाना होता है। बेस कैंप पे आप कितने पर्सन्स गए थे साथ में? तो ऐसे होता है कि बेस कैंप तक कोई भी जा सकता है। आप भी जा सकते हैं, कोई भी, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट की जर्नी लगभग 50 डेज़ की होती है, मतलब राइट फ्रॉम योर होम टू बैक टू योर होम 50 डेज़ की जर्नी होती है। तो जिसमें से आप एक दिन समझ लो आप काठमांडू पहुंच गए, और एक दिन आप समझ लो जहाँ पहाड़ है, जहाँ से शुरू होना है वहाँ पहुँच गए। तो 2 दिन इसमें लग गए। 2 दिन के बाद वो आपको एक जहाज से, छोटा जहाज है, लुकला एयरपोर्ट आपने शायद सुना हो, वर्ल्ड्स डेंजरस एयरपोर्ट बोलते हैं, बहुत ही छोटा है, 100-150 मीटर्स की उसकी स्ट्रिप है। उस पर ही वो जहाज में लैंड होना होता है। और वो जो जहाज भी ऐसे होते हैं जिसमें दरवाजा भी खुला है, खिड़कियों में भी सभी वो हो रहा है, मतलब बिल्कुल कॉकपिट भी सामने दिख रही होती है आपको, कोई अलग नहीं होता। छोटे जहाज है वहाँ के लिए वही बने, एयरक्राफ्ट टाइप। हाँ, तो उसमें 7-8 लोग ही बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको लुकला तक जाना है। तो यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया। लुकला लगभग आई थिंक 2500 मीटर्स की हाइट पे है। आपकी पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको ये बता दूं कि शिमला 2000 मीटर्स की हाइट पे है, और ये कुफरी वगैरह 2500 मीटर्स की हाइट पे होंगे। आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है ना उससे बात करने से। तो 2500 मीटर्स पे लुकला है, वहाँ तक आप जहाज से चले गए। उसके बाद आपको हर रोज़ किसी दिन 5 किलोमीटर, या इसको घंटों में हम कह सकते हैं क्योंकि किलोमीटर में नहीं उसको गिना जाता पहाड़ में, तो किसी दिन आपको 5 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 10 घंटे चलना है। और हर रोज़ आप थोड़ा थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। ये नॉर्मल ट्रैक है? हाँ, ये नॉर्मल ट्रैक है। इसमें खूब दुनिया जा रही होती है। ठीक है। कोई भी जा सकता है, खूब लोग होते हैं, गाइड होते हैं, आपका सामान भी कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पोर्टर भी होते हैं, वो आपके ये पोनी के ऊपर आपका सामान भी वो ले जाएगा। इसके लिए कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है? परमिट तो इसका भी चाहिए होता है, बट वो परमिट वो जो एजेंसीज हैं वो ले लेती हैं। ओके। वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब आप भी खुद भी जाके ले सकते हो, वो रास्ते में ही आता है परमिट का वो। ठीक है। तो आप ऐसे करते 9 दिनों में हम बेस कैंप पहुंचते हैं। ओके, लुकला से? यस, लुकला से। तो 9 दिन में आप बेस कैंप पहुंचते हो। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि हर रोज़ आप ऊपर ही जाते हो, क्योंकि जो सब लोग बेस कैंप जाते हैं वो माउंटेनियर नहीं है, वो नॉर्मल ट्रैकर्स हैं। तो उनकी बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए उनको जैसे 2500 मीटर से 3000 मीटर्स पे चले गए एक दिन मान लीजिए, अगले दिन फिर वो 3000 मीटर्स पे से 3200 पे गए, फिर वहीं रहेंगे एक रात, ऐसे ही कुछ नहीं करेंगे। तो उससे बॉडी थोड़ी एक्लेमेटाइज हो जाएगी। फिर उसके अगले दिन एक दिन रेस्ट हो गया, उसके अगले दिन फिर वो मान लीजिए 3700 मीटर्स पे चले गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो बेस कैंप है उसकी हाइट 5300 मीटर्स है। तो शिमला से समझ लीजिए डबल। तो हम 9 दिन में बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सिर्फ इसका जो लास्ट स्ट्रेच है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो मोरेन्स होते हैं, जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर के साथ जो पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं, हाँ। वो टुकड़े पत्थर के बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं। तो उस पे थोड़ा नेगोशिएट करके जाना होता है, बट वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सावधानी से चलो तो वो हो जाता है। तो बेस कैंप तक हम 9 दिन में पहुंच जाते हैं। बेस कैंप 5300 मीटर्स पे है। वहाँ पे बहुत लोग जा रहे होते हैं, सीज़न होता है जब। ठीक है। क्योंकि साल में सिर्फ एवरेस्ट जो है 3-4 दिन के लिए ही खुलता है। तो अप्रैल और मई का सीजन होता है, टाइम होता है 3-4 दिन के लिए खुलता है। हाँ, मौसम जो है ना वहाँ पे ऊंचाई पे 3-4 दिन ही अच्छा वाला होता है, जिसमें आप 5 दिन होगा किसी साल। तो उसके हिसाब से ही सारा कुछ प्लान होता है कि मान लीजिए 20 तारीख को मौसम साफ होना है समिट पे, टॉप समिट पे।
तो उसके हिसाब से सारी प्लानिंग होती है। तो जैसे हम अब बात कर रहे थे कि बेस कैंप तक तो सब चले गए। बेस कैंप जो क्या है, वो बेस कैंप का मतलब होता है कि यहाँ तक आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मीन्स आपको खाने के लिए मिल जाएगा, कोई कुक आपके लिए खाना बनाएगा, कोई होटल होगा, कोई छोटा मोटा कोई पानी मिल जाएगा गर्म पीने के लिए इस तरह का, या टॉयलेट्स के लिए आपको कोई टेंट मिल जाएगा इस तरह का। तो वहाँ तक तो ये हो गया। फिर बेस कैंप के आगे सिर्फ वही जा सकते हैं जो एवरेस्ट जाने के लिए आए हैं। ओके। तो वहाँ से फिर जो नॉर्मल जो ट्रैकर है उनको वापस जाना पड़ता है। मतलब बल्कि एक एरिया है उसके आगे वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। इंसान को आदत होती है ना कि अच्छा आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, तो वो बंदा रेस्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके साथ उनको मिलने नहीं देते, और फिर वो इन्फेक्शन भी ला सकता है। तो सही बात। वो बहुत रिस्की है आगे। तो एक लेवल तक उनको रख के उसके बाद आगे जो लोग होते हैं वो सबमिट के लिए जाएंगे, एवरेस्ट के लिए जाएंगे, और उससे तक वहाँ तक बेस कैंप वाले लोग होते हैं। जो ट्रैकर्स होते हैं वो फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, ठीक है, सेम रूट से, और लुकला से जहाज पकड़ के अपना काठमांडू से जो भी। बेस कैंप के बाद एवरेस्ट में बेस कैंप ग्लेशियर के ऊपर है, जो खुम्बू आइसफॉल बोलते हैं उसको, खुम्बू ग्लेशियर के ऊपर ही है। तो आप नीचे बर्फ़ है, मतलब खूब गहरी बर्फ़ है, जैसे 200 300 400 मीटर गहरी बर्फ़ की लेयर है। उसके ऊपर ही आपका बेड वो लगाते हैं, आपको टेंट वगैरह जो भी है उस पर आपको सोना है। और ठंड हो जाती है रात को बहुत ज़्यादा, सुबह उठते हो तो बहुत बार स्नोफॉल हो रहा होता है, और हवा चलती है बहुत तेज़, कभी ठीक भी होता है। और पानी भी उसमें, क्योंकि वहाँ तक आते आते थोड़ा गर्म होता है तो पानी भी साथ में बह रहा होता है। तो जो नॉर्मल बेस कैंप है वहाँ पे तो हम नॉर्मल डेज में भी जा सकते हैं? नहीं, सारे साल नहीं खुला होता। ओके। क्योंकि जैसे सर्दी आती है ना, तो वो जो रास्ता है उसको ही लोग वहाँ के लोकल्स भी छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कौन जाएगा। तो जब ट्रैकर्स नहीं है तो उनका भी काम नहीं होता, तो वो सब लोग बंद हो जाता है वो सब कुछ। ठीक है। 2-4 महीने ही खुलता है बस। वो बेस कैंप तक जाने का मजा भी अप्रैल मई में ही है, क्योंकि आपको थोड़े लोग भी दिखने चाहिए ना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। विंटर क्लाइम के लिए अगर जाते हैं कोई, तो एक आधा कोई मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा। तो बेस कैंप के बाद फिर क्या होता है, एवरेस्ट पे जाने के लिए 4 कैंप्स बने हुए हैं। मतलब आपको बेस कैंप से कैंप 1, फिर कैंप 2, फिर कैंप 3, कैंप 4, और फिर समिट, इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। तो कैंप 1 6000 मीटर्स पे है, कैंप 2 6500 मीटर्स पे है, कैंप 3 7000 मीटर्स पे है, कैंप 4 8000 मीटर्स पे है, और समिट 8848 मीटर्स पे है जी। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर आप ऐसा अगर जाना चाहें तो हम 3-4 दिन में पहुंच सकते हैं, मगर ऐसे जा नहीं सकते, क्योंकि पहले आपकी बॉडी को वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से अपने आप को एक्लेमेटाइज करना होता है। ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से अपने बॉडी को सेट करना होता है। आपके जो मौसम के हिसाब से जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने से पहले उस लेवल का बनाना पड़ता है बॉडी को। हाँ, तो क्या होता है कि हम बेस कैंप जाते हैं, बेस कैंप में जाने के बाद हम माउंट एवरेस्ट नहीं जाते हैं, पहले हमको वो देखते हैं, क्योंकि बेस कैंप के लिए मतलब माउंट एवरेस्ट की तो फीस आपने दे दी तो कोई भी जा सकता है। उनको भी इससे मतलब नहीं है कि इससे होगा या नहीं होगा, उनको अपने 50 लाख से मतलब है, 50 लाख दे दिए तो आप आ जाओ। उसके बाद वहाँ से वो चेक करना शुरू करते हैं कि क्या ये बंदा जा पाएगा कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि पहले माउंट एवरेस्ट को छोड़ो, पहले 2 दिन ट्रेनिंग लो यहीं पे। अच्छा। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे आपको आइस का वो पहाड़ जैसा है छोटा, मतलब 5-7 मंजिल 10 मंजिल ऊंचा पहाड़ है छोटा आइस का, उसके ऊपर चढ़ के दिखाओ। तो नहीं आता तो वो सिखाते हैं। फिर जैसे खाई है तो खाई के ऊपर सीढ़ी लगाई हुई है, अभी सीढ़ी क्रॉस कैसे करनी है वो करके दिखाओ। ये चीज़ सारी बेस कैंप में हो रही है? ये बेस कैंप में ट्रेनिंग होती है 1-1 दिन की। ठीक है। तो जनरली वो उनको पता लग जाता है कि ये कितना होशियार है या तैयारी करके आया कि नहीं आया, तो उसके हिसाब से वो फिर आपको शेरपा भी देते शुरू कर देते हैं। ठीक है। मतलब एक बंदे को एक गाइड मिलेगा, जिसके वो पैसे लेते हैं लगभग 7 लाख रुपए। ठीक है। तो वो गाइड आपको मिल जाएगा। अब वो गाइड आपको देख रहा है और आपको बता भी रहा है और ऑब्जर्व भी कर रहा है। ये वो बताते नहीं है, बट क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तो वो देख रहा है कि सीढ़ी कितनी, इसने टेक्निक आती है कि नहीं आती, इसको पहाड़ चढ़ गया था, उतरना की टेक्निक आती है कि नहीं, फिर वो सिखा देता है। और वो एक ईयर मार्क करके रख लेता है कि अच्छा इस बंदे में ये कमी है। उसके बाद वो बोलते हैं एवरेस्ट को छोड़ो, इस तरफ एक दूसरा पहाड़ है जिसको लबूचे बोलते हैं, वहाँ जाएंगे हम पहले। तो 4 दिन तक हम 6000 मीटर्स उसकी हाइट है। तो हम वापस आते हैं बेस कैंप से, फिर हम वो दूसरे पहाड़ पे चढ़ते हैं। ओके। उस पहाड़ पे हमको चढ़ने और उतरने में लगभग 4 दिन लग जाते हैं। उस 4 दिन में वो उनको ये जजमेंट हो जाती है कि इसमें कितनी ताकत थी इस इंसान में, कि उन्होंने टाइम दिया है कि इस पे समिट पे हमें
15 घंटे में पहुंचना है। तो क्या हम 15 घंटे में पहुंचे? अगर तो 15 घंटे में पहुंच के, कुछ लोग 10 घंटे में भी पहुंच जाएंगे जो स्मार्ट हैं और जो प्रैक्टिस में हैं, और कुछ लोग 20 घंटे में, 25 घंटे में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर वो उनको समझा देते हैं कि देखो तुम जा तो रहे हो बट तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं है, तो तुम इम्प्रूव करो इसको, अभी टाइम है आपके पास, अभी इम्प्रूव करो। तो हम उस पे जाके आगे। तो ये सबके साथ होता है? ये सबके साथ होता है। तो आपने एक 6000 मीटर्स को टच करके वापस 5300 पे आ गए, तो बॉडी हमारी 6000 मीटर्स के लिए तैयार हो गई। उसके बाद 1-2 दिन रुक के फिर वो बोलते हैं चलो आज हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है माउंट की तरफ, खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस करने का। जो खुम्बू ग्लेशियर है ना, वो मूविंग ग्लेशियर है। मूविंग ग्लेशियर मतलब उसमें आइस का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो रोज मूव करता है 2-2, 3-3 फीट। हाँ। okay. और आप सोचो जैसे अर्थ है, अर्थ अगर आपकी 2 फीट मूव कर रही है एक दिन में, या 1 फीट भी मूव कर रही है, तो चेंज हो जाएगा ना अर्थ का क्रस्ट जो है, वो चेंज होएगा, अलग अलग आपको सरफेस दिखेगा। और वो पहाड़ तो ऐसे निचाई में है, तो जब वो फटता तो कई बार खाई बन जाती है। आपने कोई रस्सी लगाई थी, वो रस्सी शाम तक टूट जाएगी या वो यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी जगह चले गई जहाँ आपको जाना ही नहीं है। आपने सीढ़ी लगाई थी खाई के ऊपर, मान लीजिए 5 फुट की खाई थी, आपने उस पर 7 फुट की सीढ़ी लगाई है, शाम को वो खाई फट गई, सीढ़ी भी गई, और वो सीढ़ी मतलब आप परली तरफ हो। तो इस तरह, तो ये वो वहाँ बहुत सबसे रिस्की पार्ट वो फर्स्ट पार्ट ही है, जब आपको खुम्बू ग्लेशियर को क्रॉस करना होता है, जो मूव कर रहा होता है। और फिर उसमें सिरैक्स बोलते हैं, जैसे माउंटेन्स के बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पीस, समझ लो 10 मंजिल की बिल्डिंग है जैसे कोई, उसका जैसा पीस कोई लटक रहा है किसी पहाड़ से। अच्छा। ये ह्यूज माउंटेन्स है ना, आप उसके नीचे से जा रहे हो, कभी वो एकदम टूट के गिर जाए तो आप तो दब गए। तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे वो लोग दब जाते हैं, तो वो गिरते रहते हैं ऐसे, क्योंकि आइस अपने ही वेट से भी गिरती है, अर्थ की मूवमेंट से भी गिरती है, और प्रेशर से भी गिरती है जो मूव कर रहा है ग्लेशियर। तो ये सब फर्स्ट बेस कैंप से पहले, बेस कैंप से कैंप 1 के बीच में आता है ये। तो हम जिस दिन वो जाना होता है तो वो बोल देते हैं कि आज रात को हमने कैंप 1 जाना है, तो आप तैयारी कर लो, रेस्ट कर लो। ज़्यादातर वो यही बोलते हैं रेस्ट करो, क्योंकि बॉडी में आपको एनर्जी चाहिए और पूरी रात आपको चलना है। तो वो टाइम दे देते हैं कि आप रात को 10 बजे चलेंगे, तो सुबह आप अपना 10 बजे तक पहुंच जाओगे, तो आप 12 घंटे में पहुंच गए तो ओके है। और मौसम वहाँ इतना ख़राब नहीं होता, मतलब वो वहाँ वाला मौसम वाला पार्ट वहाँ ठीक है। तो और उसमें बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको वॉल्स क्रॉस करनी है, मतलब सीधी बर्फ़ की वो है, वो भी क्रॉस करनी है। सीधी दीवार है, क्योंकि कई बार ओवरहैंग्स भी होते हैं। सीधी दीवार की जगह वो ऐसे हो गई, आपको ऐसे जाना है। ओके। तो ये भी, क्योंकि वो मूव कर रहा है ना, वो आज आइस ऐसे थी, कल ऐसे हो गई, परसों वो ऐसे हो गई, तो आपको बहुत कुछ कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे कि कैसा हो सकता है। और फिर आपको लगता है ये नहीं पॉसिबल, तो आपको रूट चेंज करना है, क्योंकि कई बार ओवरहैंग में आप ऐसे नहीं चढ़ सकते हो, चढ़ सकते हैं मगर उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो फिर अगर कोई और रास्ता है तो उसको करना है। कई बार खाई फट गई है तो वो 1 किलोमीटर बाद कहीं जुड़ी हुई है, तो वहाँ से घूम के आओ या सीढ़ी लगाओ। सीढ़ी लगा के कोई नहीं कर पाता है, और अगर कम फटी है तो आपको सीधा जंप ही करना है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो आप करके कैंप 1 तक पहुँचते हो। कैंप 1 पहुँचने के बाद एक रात कैंप 1 में रहते हैं, फिर हम 6000 मीटर्स हो गया, कैंप 2 में जाते हैं। तो कैंप 2 में 6500 मीटर्स तक आ गया, वहाँ एक रात रुक के बैक टू बेस कैंप आ जाते हैं वापस। हाँ। तो वो क्यों? क्योंकि एक तो हमारी बॉडी 6500 मीटर्स के लिए तैयार हो गई। दूसरी बात, आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि क्या खतरे हैं। तीसरी बात, कंपनी को पता लग गया कि इस बंदे में कितनी दम है, कि कैपेबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो रेस्क्यू अवेलेबल है। कैंप 2 तक जहाज जाता है, आपको अगर आप फंस जाओ तो हेलीकॉप्टर लिफ्ट करके ले आएगा, ठीक है, उसके आगे नहीं है। तो उन्होंने मतलब एक काइंड ऑफ आपको वार्निंग या टेस्टिंग कर लिया, क्योंकि आपकी लाइफ भी तो बचानी है। तो मेरे साथी थे ऐसे जो लोग, हम जैसे 15 घंटे में पहुंचे, तो कोई लोग तो ऐसे हुआ कि 24 घंटे में भी नहीं पहुंच पाए। तो सिचुएशन होती है हर एक की अलग अलग। तो जब हम ऐसे मतलब कैंप 2 तक जाके वापस आ गए, तो अब हम, जैसे मैं अपना ही अगर कहूँ, तो मुझे ये पता लग गया ओके क्या क्या खतरे हैं। ये पता लग गया कि मौसम कैसा होगा, मुझे ठंड कितनी लगी थी, मुझे क्या और ध्यान रखना चाहिए, खाने के लिए क्या क्या सामान था मेरे पास, कोई कमी तो नहीं थी, और इस तरह की सब चीज़ें पता लग गई। और इस प्रोसेस में हम ये काम और करते हैं कि हम अपना काफ़ी सारा सामान कैंप 2 में छोड़ आते हैं। ओके। कैसे, क्या चीज़? एक तो स्लीपिंग बैग, हमको अपना स्लीपिंग बैग लेके जाना है।
क्योंकि रात को जब दिन में आराम करेंगे तो आपको ऐसे बैठ जाओगे तो ठंड में बॉडी जम जाएगी। तो स्लीपिंग बैग में टेंट है, टेंट के अंदर सोना है तो वो टेंट है। आपकी जो समिट सूट होता है, एक तो होता है जो हम कैंप 2 तक पहनते हैं, डिफरेंट कपड़े होते हैं। कैंप 2 से आगे डिफरेंट कपड़े होते हैं। ओके। क्योंकि अगर जब आप पहाड़ में चलते हो ना सर, तो गर्म हो जाते हैं कपड़े, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वो कपड़े भी आपके बहुत सुपर एक्सट्रीम कोल्ड को हैंडल करने वाले हैं। तो ओवर हीटिंग हो जाती है, हाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन में हम चले जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाएगी बॉडी में, क्योंकि हवा रिलीज नहीं हो रही। खोलोगे तो इतनी ठंड है कि आप बीमार हो जाओगे, तो फंस जाता है। तो इसलिए अलग अलग तरह के क्लोथिंग है। जैसे कोई जो सूट होता है हमारा, वो -40 डिग्री टेम्परेचर सहने के लिए बना हुआ है। उसको अगर हम -20 वाले में पहन लें तो हम आग निकलने लग जाएगी उसमें से। तो उसको 40 में ही पहनना है। वो ऊपर समिट के लिए ही होगा वो। हाँ, एग्जैक्टली। उसी तरह स्लीपिंग बैग है जो वो -40 डिग्री टेम्परेचर को सह सकता है। उसको अगर हमने -20 में पहन ले तो रात को तो आपको लगेगा उतारो कपड़े, फेंको, मुझे नहीं सोना इसमें। तो आपको वो वाला सामान जो स्लीपिंग बैग है, कुछ ऐसे सामान कैंप 2 तक ले जाके आपकी फ़ोन की बैटरी, चार्जर, जो चीज़ें आपको वहाँ ऊपर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जितना सामान, आप कुछ खाने की चीज़ें, वो हम सब कैंप 2 तक छोड़ के आ जाते हैं। तो इससे हमें 2 फायदे हुए। एक तो हम दूसरी बार जाएंगे तो हल्के जाएंगे। एक पहला हम अपना एक्स्ट्रा वाला काम कराए, मुश्किल वाला काम हम पहले कराए, तो ऐसे छोड़ के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब हम बेस कैंप में सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि वो डेट कौन सी है जिस दिन ऊपर मौसम साफ़ होगा। ओके। तो जैसे उन्होंने बोला 10 तारीख को साफ़ होगा। आजकल टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट से सब पता लग जाता है कि हर रोज़ का, जैसे हम यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या प्रेडिक्शन है। चेंज तो हो सकता है मगर एक मोटा आइडिया हो जाता है। तो वो बता देंगे, जैसे कि मान लो वो 10 तारीख को साफ़ है मौसम, तो वो बोलेंगे ओके फर्स्ट बैच हम 5 तारीख को या 4 तारीख को भेजेंगे। ओके। और फिर मान लो उसके बाद अगला साफ़ मौसम 13 तारीख को है, तो अगला बैच 8 को या 7 को जाएगा। सो बेस कैंप से मतलब 5 दिन का गैप रखते हैं। हाँ, 5-6 दिन का गैप रख के चलते हैं। ठीक है। तो मेरे केस में उन्होंने बोला कि 17 मई उस दिन ओके है, तो आपने जाना है। तो मेरा था कि मैं जाऊंगा, तो 17 के हिसाब से हम 12 तारीख को हम लोगों को रेडी कर दिया गया कि 12 मई को कि अब आप आज रात को आपने चलना है तो रेडी हो जाना। तो जब सुबह उन्होंने मुझे बताया कि आज रात को जाना है, तो वो जो दिन था ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिताना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब वापस आना है कि नहीं आना पता नहीं। प्लस दूसरी बात ये थी कि खतरा होता है ना उससे पहले, जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं हम तो कितना दिल धड़क रहा होता है। कोई इंटरव्यू देने जाओ तो खूब हम लोग सुपर चार्ज होते हैं कि यार क्या होगा, है ना। और जब हम इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं या एग्ज़ाम लिखने लग जाते हैं या गाड़ी चलाने जाने से पहले जब सीख जाते हैं तो फिर वो नॉर्मल लगता है। तो सेम वो वाला दिन जो था मेरे लिए बहुत ही वो डिफ़िकल्ट था कि मैं सोचा था या तो यार 10 अभी बज जाएं या फिर कभी ना बजे मतलब मेरी जान छूटे। वो दिन मेरे लिए बहुत टफ था। फिर रात को 10 बजे ना तो नींद आए, होता था कि रेस्ट कर लो। रेस्ट भी क्या करें, अब आप लेटे हो ऐसे ऊपर देखी जा रहे हो टेंट के, कितना सोओगे भी, क्या करोगे। तो खैर एनीवे वो रात के 10 बजे हमने अपने सारे कपड़े वपड़े पहने और चल पड़े। और मैंने उसी दिन एक बड़ी गलती कर ली कि मैंने अंदर से इनर पहन, मुझे लगा अब तो मैं समिट के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने जो कपड़े पहने थे उसके अलावा मैंने इनर पहन लिया। इनर जो वार्म होता है, वार्म इनर, मतलब लेयर्स पहनी, मैंने अंदर पहन ली। अब क्या हुआ, थोड़ी दूर जाने के बाद 2 घंटे चलने के बाद वो तो बॉडी तो गर्म होगी, क्योंकि आप चढ़ रहे हो पूरा बाजू से जोर लगा के चढ़ रहे हो, तो स्वेटिंग होनी शुरू हो गई। और मुझे पता लग गया कि मेरी तो सारे कपड़े अंदर गीले हो गए हैं। और गीले होने का मतलब आप हाई रिस्क में आ गए, क्योंकि वो सूखेंगे नहीं। आपको ठंड, जैसे ही आप आराम करने बैठोगे तो ठंड लगने लग जाएगी, क्योंकि आप सारे समय तो चल नहीं सकते। मैंने उस शेरपा को बोला यार कि ये बात है, मेरे को मैं क्या करूं। उसने बोला अब कुछ नहीं होगा, अब मरना है, अगर आपने कपड़े खोले तो मरोगे। तो मैंने बोला यार, तो मैं चलता रहा। फिर मैंने कहा भाई मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मेरी पूरी बॉडी गीली हो चुकी है, प्लीज़ मेरे को अलाउ कर दो आप ये करने के लिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, आप तुम्हारे रिस्क पे है, तुम अपने कपड़े जो इसको उतारना चाहते हो कुछ और पहन। मैंने कहा कुछ नहीं पहनना, बस मेरे को टी-शर्ट पहननी है अपनी, और ऊपर से ये मेरा जो जैकेट है वो पहननी है, और बोला मुझे इनर उतारने हैं। उसने बोला फिर जितने कम समय में उतार सके उतार लो। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कुछ ही सेकंड्स में मैंने सारे कपड़े उतारे, इनर को उतारा, फेंका, नीचे वाला उतारा, फेंका, दूसरा पहना, बंद किया। और मतलब वो मेरे लिए वो था कि अगर वहाँ पे हवा लग जाती है, आप देखो ना बॉडी भी गीली है, टेम्परेचर भी -30 के आसपास होगा, वहाँ हवा भी चल रही है, तो आप
तो मरने वाला ही काम था मरने वाला ही एकदम, काम है इतनी हाई हीट से हाई कोल्ड में आप चले गए एकदम। तो एनीवे वो मैं सरवाइव कर गया। तो वो मेरे को फर्स्ट वो था कि डेथ क्या होती है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस ये हो है। गया हो। तो ऐसे तो हम जाके फिर हम जब हम फाइनल सबमिट के लिए जा रहे हैं तो हम फिर कैंप 1 में नहीं रुकते हैं, सीधा बेस कैंप से कैंप 2 में रुकते हैं जाके, ओके। क्योंकि इस बार हमारे पास एनर्जी भी ज़्यादा है, हमारा काम भी नहीं है वहाँ। उन्होंने टेस्ट भी कर लिया है। तो हम कैंप 2 में रुक गए जाके, एक पूरी रात चल के हम अगले दिन में सुबह 11-12 बजे तक वहाँ पहुँच गए, लगभग 18 घंटे चल के। फिर पूरे दिन आराम किया वहाँ। तो उस समय मैसेज आया कि 17 को मौसम ठीक नहीं है, चेंज हो गया, 18 को ठीक होगा। तो Okay. एक दिन एक्स्ट्रा फिर वहाँ और रुका है 6500 मीटर पे। 6500 मीटर्स पे। और फिर उस तो अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था कि क्या होगा। मगर उसमें डर ये होता है कि जब ऐसे मौसम, वो बेस्ट मौसम का दिन था 18 तारीख, तो जब बेस्ट मौसम का दिन होता तो सभी लोग कहते हैं आज ही हम कर लें। तो मैंने देखा कोरियंस, चाइनीज़, अमेरिकन्स, यूरोपियंस भरे हुए हैं। और मुझे लग गया कि और एक एनसीसी की और इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी की टीम भी आई हुई थी, ओके। कि वो लोग भी 18 तारीख के लिए चल रहे हैं। तो मुझे ये चिंता लग गई यार कि इतनी भीड़ हो जाएगी वहाँ, क्योंकि हमने ये सुना था कि वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होता है। तो एनीवे अब तो निकल पड़े, अब हमारे हाथ में नहीं था। अब तो जो नीचे से ऑर्डर आएगा उसको शेरपा को कि चले जाओ वॉकी टॉकी से, उसके हिसाब से चलना है। तो अगले दिन आया कि आप चलना है, आपको जाना है। तो फिर हम वहाँ से कैंप 3 में पहुँचे 7000 मीटर्स पे। तो जब कैंप 3 में पहुँचे तो उसके रास्ते में एक ऐसा आइस वॉल थी जहाँ पे आपको, जैसे आपने एक पैर रखा है ना, अपने इस पैर को जंप करके दूसरे पैर पे रखना था, और इस पैर वाली जगह पे ये वाला पैर रखना था। मतलब आपको ऐसे जंप करना है कि आपका ये पैर दूसरी जगह पहुंच जाए और ये वाला पैर उठ के यहाँ आ जाए। और पीठ पे वजन भी है और आप रस्सी पे लटके हुए हो, मतलब रस्सी, क्योंकि वो रस्सी की भी सपोर्ट लेके आप कर रहे हो ये। तो उसने मुझे वार्न किया कि इसमें गिर मत जाना, अगर ये नहीं हुआ तो आप मरोगे तो नहीं, बट आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी वापस लाने में। आपको खड्ड में तो चले जाओगे, बट बिकॉज आपके पास प्रोटेक्शन के लिए आपने एंकर्स लगाए हुए हैं, तो वापस तो हम तो आपको ला नहीं सकते, चढ़ के तो आपको ही आना पड़ेगा। तो आप ये सोच लो। तो आई गॉट वेरी स्केर्ड कि यार मैंने क्या, फिर भी एनीवे वो भगवान ने वो पार करा दिया, वो पार कर लिया। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा तो आपको तब पता लगेगा कि ओके ये थी चीज़ थी वो। तो वो करके हम रात को कैंप 3 में पहुंच गए शाम तक। और कैंप 3 में पहुंच के उन्होंने बोला कि 2 घंटे 3 घंटे आराम कर लो, रात को हमने चढ़ाई करनी है, कैंप 4 के लिए जाना है। और कैंप 3 में उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया मुझे, यहाँ तक बिना ऑक्सीजन के थे, क्योंकि 7000 में सतोपन जाके आ गया था। लोग तो कैंप 2 में ही लगा रहे थे अच्छा ऑक्सीजन, बट मुझे उसने देख लिया कि इसके हमें होता है ऑक्सीजन बचानी भी है, क्योंकि एक आदमी के पास सिर्फ 5 सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन के, उसी में उसको सबमिट करके आना है। तो अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो फिर वहाँ मिलता है, मगर 1 लाख रुपए का सिलेंडर मिलेगा, और जो नीचे सिलेंडर 300 रुपये का 400 रुपये का है, वहाँ 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये का है, क्योंकि वहाँ कोई लेके गया ना हमारे लिए, तो ऑब्वियसली उसने तो चार्ज करना है वो कंपनी ने। तो मैंने वहाँ पे जब कैंप 3 में रुका तो उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगा दिया, और ऑक्सीजन लगाने से मेरे को बड़ा राहत मिली, एकदम सांस अच्छे से आने लग गया। जो पहले मतलब ग्रैब करना पड़ता था, जोर लग रहा था, जोर नहीं लगता है। क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन तो हर जगह है, बट उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। तो आपको अगर ऑक्सीजन जितनी हम अब सांस ले रहे हैं वो इकट्ठी करनी, तो आपको खूब सारी हवा अंदर खींचनी पड़ेगी, तो उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलेगी। तो आपको सांस ऐसे पूरा मुंह खोल के, जैसे बंदा भाग के आया कहीं से, और वो उस तरह की सांस लेके करोगे तो ही जिंदा रह सकते हो। तो मैं वहाँ वो किया, तो उन्होंने खैर मुझे वो ऑक्सीजन दे दिया। और उसके बाद हम फिर 3-1 घंटे के बाद हम वापस आगे कैंप 4 के लिए चल पड़े। और कैंप 4 तक जाने वाला आसान था, बीच में 1-2 जगह थोड़े वो थे, मतलब रॉकी एरिया था, और मैंने वहाँ गलती ये होगी कि मैं अपना हेलमेट नहीं लेके गया। ओके। तो वो मुझे लगा हेलमेट का वजन उठाना है, मगर वहाँ देखा रॉकी है, ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए। तो एनीवे वो नहीं हुआ कुछ भी, सब ठीक ठाक पहुँच गए। कैंप 4 पहुँचने से पहले मैंने डेड बॉडीज़ देखनी शुरू करी। तो लोग मरे हुए हैं, ऐसे गिर गया, जो चल रहा है तो वो गिर गया, तो देखा पेल मुंह हो रखा है, इंडोनेशियन था कोई। फिर हमने देखा, फिर वो बताते भी हैं कि जैसे किसी को चोट लग गई और अब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ऑक्सीजन उतनी ही है, आपकी कंज्यूम हो जाएगी ज़्यादा, तो चोट नहीं लगानी अपने आप को। मैंने देखा मेरे सामने कईयों को चोटें लगी।
मैंने एक जैसे होता है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, आपको लगता है कि उसकी चोट लगी है, चलो मैं उसको पूछ लूं, मदद कर दूं। तो मैं उसके लिए रुकना चाहूँ तो पीछे से पुश आ रहा है कि चलो आगे चलो आगे चलो आगे। तो बंदा एक गिरा हुआ है, बट वहाँ मैंने देखा इमोशंस बिल्कुल नहीं है। यू कांट हेल्प एनी पर्सन। मेरे एक शेरपा ने बोला कि आगे जाके हमें एक जगह मिली जहाँ हम थोड़े रुक सकते थे, मैं रुके। मैंने बोला यार उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हम लोग? तो उसने बोला कि अगर आपने करनी तो आप कर दो, बट फिर आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा, तो आपकी चॉइस है, इफ़ यू वांट टू हेल्प हिम आप कर लो, मतलब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की और आपकी एनर्जी भी लिमिटेड है। तो मैं भी दुख के साथ कहना पड़ता कि मैं भी ऐसा हो गया। उसको हमने नहीं किया केयर। तो आई डोंट नो उसका क्या हुआ बंदे का, मगर इतना मुझे पता है कि अब वो आगे नहीं जा सकता होगा, क्योंकि वो अगर आगे जाएगा तो स्लो हो गया, तो अब नहीं कर पाएगा। फिर हम कैंप 4 में पहुंचे तो वहाँ बहुत एक्सट्रीम हवा थी और वहाँ पे बिल्कुल मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और कोई भी बात नहीं कर रहा था। मुझे उन्होंने बताया भी, जो मेरा शेरपा था, कि इशारे से बताया कि वहाँ अपना सामान रखो और उसमें घुस जाओ टेंट में। और उसने वहाँ पे वो थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए, क्योंकि पानी बर्फ़ को पिघाल के पीना पड़ता था, बहुत टफ काम था। एनीवे वो पिया और फिर शाम होने का इंतज़ार करते रहे। और जब शाम हुई रात को 8 बजे फिर हम सबमिट के लिए निकले। तो पूरी रात चलते रहे, खूब प्रेशर था, पीछे भी लोग आगे भी लोग। ज़रा सा रेस्ट करने के लिए रुको तो पीछे से कोई पैर पे मारता था कि चलो भैया। और जब आगे वाला रुकता था तो लगता था अब सांस ले लूँ 2-4, मगर पीछे से फिर प्रेशर आता था। तो इट वाज वेरी टफ। रास्ते में एक जगह आती है, उसको बालकनी बोलते हैं, वहाँ पे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर चेंज करते हैं। जो कंज्यूम हो गई ना, जो हमारी कैंप 3 से कैंप 4 में आते आते एक सिलेंडर खत्म हो गया, 4 से बालकनी में आते आते एक खत्म हो गया। वहाँ पे उन्होंने पहले ही शेरपा ने पहुँचा के रखा हुआ था, तो उसने सिलेंडर दिया। मुझे लगा मैं सबमिट पे पहुँच गए, आपको लगा कि वही सबमिट है? हाँ वही सबमिट है। तो फिर किसी से पता, उन्होंने बोला इधर को चलो, अब हम आपको पकड़ लेंगे, उनको आइडिया होता है। तो हम चलने लगे। मैंने कहा यार सबमिट आ गया है तो, क्योंकि और पहाड़ दिखने था, वो थोड़ा लंबा सा एरिया, उस जगह से सबमिट नहीं दिखता तो आपको लगता है आप सबसे ऊंचाई पे हो, मगर वो जब मोड़ते हैं तो पता लगता है कि उस तरफ है। ओके। तो एक तरफ तिब्बत था, एक तरफ नेपाल था। बहुत अच्छा वो सीन था, वो हम देख के बड़े खुश हो रहे कि हो गया। उसके बाद रात के 2 बजे थे तो ट्रैफिक जाम हो गया, क्यू खड़ी हो गई। तो पता लगा कि जो लोग आगे हैं वो लोग सूरज निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सूरज के समय रोशनी में वो सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि पिक्चर्स चाहिए सबको। और इसलिए वो रुक गए हैं। और वो टीम थी लंबी सारी, 50-60 लोगों की टीम थी, और उस वजह से पूरी रस्सी पे लोड आ गया और सबको खड़े होना पड़ा। अब खड़े हुए हैं 2 घंटे हम खड़े रहे और बॉडी जमने लग गई। और जब अगर बॉडी जमने लग जाती तो फिर उसके बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल था। मैं हिलता तो रहा। एक बार मेरे मन में आया कि मुझे वापस जाना चाहिए। कुछ लोग वहाँ से वापस भी आए। हाँ, छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ मुड़ गए। मुझे भी लगा कि मुझे वापस आना चाहिए। जो शेरपा था वो भी थोड़ा नॉन कोऑपरेटिव हो गया, क्योंकि हाइट पे जाके सबको थोड़ा गुस्सा आने लगता है ये हमारे माइंड में ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। वो भी थोड़ा नॉन कोऑपरेटिव होने लग गया, बोलना उसने कम कर दिया। तो 2 घंटे हम लोग वहाँ खड़े रहे। फिर मुझे लगा एक जगह पे खड़े रहे। हाँ, एक मतलब मैं पैर से अपना वजन तो शिफ्ट करता रहा कि थोड़ी पट ठंड होती है, और अब जब चल नहीं रहे हो तो बॉडी तो नहीं वो करता। तो फिर वो सूरज निकला, मतलब तो सूरज निकला तो वो थोड़ी मोशन हुई, तो वो चलने लगी क्यों, तो फिर हम फिर चल पड़े। तो ये एक घड़ी फिर से जब मुझे लगा था कि मेरा टाइम आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है ना। और एनीवे चलो वो निकल गया। उसके बाद आता है एक जगह हिलेरी स्टेप। हिलेरी स्टेप में मैंने देखा कि बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जम गई हैं, बहुत सालों से पड़ी हुई हैं, मतलब वाइट कलर की बॉडियाँ हो रखी हैं। तो और वो जो हिलेरी स्टेप था वो बोल्डर्स हैं, मतलब पत्थर हैं ऐसे, एक पत्थर जैसे बड़ा सारा यहाँ पड़ा है, एक थोड़ा ऊंचाई पे पड़ा है। तो आपको वो बर्फ़ को तो नेगोशिएट करना ही है, आपको वो पत्थर के ऊपर भी क्लाइम करना है। और बहुत गहरी खाई है इस तरफ। अच्छा। हाँ, और इस तरफ तो खाई है मगर दिख नहीं रही, क्योंकि बर्फ़ की वजह से वो उसने ढकी हुई है। हमारी विजन के बीच में बर्फ़ आ रखी है, मगर इस तरफ तो बहुत गहरी खाई दिख रही है। बहुत वो चैलेंजिंग था। और जो लोग थे उनको ऐसा हो गया जैसे हम यहाँ होता है ना, जैसे बस में जगह नहीं है और लोग सब चढ़ना चाहते हैं, वैसे ही सिचुएशन हिलेरी स्टेप पे थी कि सब जाना चाहते हैं पर जगह नहीं है। ऊपर से लोग जो कर चुके हैं वो वापस भी आ रहे हैं, एक ही रस्सी है और बहुत ही कम जगह है, और लोग कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत वो डेंजरस टाइम था।
उस समय मेरा को लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये, कि मुझे नहीं जाना चाहिए ये, मतलब एक तो जैसे अब एक तो बॉडी दिख रही है और दूसरा वो क्लाइंब करना मुश्किल सा लग रहा था कि इस इतने बड़ी चढ़ाई को मैं कैसे चढ़ूंगा। और जहाँ हाथ रखो दूसरे, सबके हमारे जूते क्रैम्पॉन्स लगे होते हैं उसमें तीखे वाले, तो हाथ के ऊपर कोई दूसरा आदमी उंगली वो ना रख दे, अपना जूता ना रख दे, तो वो एक इंजरी हो जाएगी, तो फिर आप तो रिकवरी नहीं होगी। और बस फिर तो वो भी डर डर के हम रस्सी भी ऐसे पकड़ रहे हैं कि यहाँ किसी का जूता नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सोचो एक रस्सी और 10 लोग चढ़ रहे हैं ऊपर को, ऊपर से 1-2 नीचे भी आ रहे हैं, तो कोई इस तरफ से कोई इस तरफ से, इस तरह का इतना संकरा एरिया है। तो एक कुछ लोग आए भी, जिसमें मतलब मैंने उनको बोला कि यार ऐसे मत करो, हमको जाने दो, पर एनीवे वहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा था। और मैं जो बोल रहा था वो मेरे ऊपर तो ऑक्सीजन का वो लगा हुआ है, उसको तो सुन नहीं रहा, मैं तो अपने मुंह से मैंने बोला ऐसे। और इसमें मेरे चश्मे में भी फॉग आने लग गई। तो एनीवे वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत टफ थी। उसको हमने जब क्रॉस कर लिया तो मुझे ये टेंशन हो गई कि अब मैं वापस यहाँ से कैसे उतरूँगा। चढ़ तो मैं गया, क्योंकि चढ़ते हुए बॉडी ऊपर को हम खींच रहे हैं, उतरते हुए छलांग मारेंगे तो नीचे कैसे होगा। तो बहुत टेंशन थी। और वो जो मेरा शेरपा था वो भी ना थोड़ा सा सोने लग गया, उसको ऐसे जैसे नींद आ रही हो, रुक चलता ही नहीं था, रुक जाता था। मैं उसको बोलता था चल यार जल्दी चल ले, तो वो रुक जाता था, या तो थक गया था या उसको भी कुछ है, तो ह्यूमन बीइंग ही। इसके बाद एक साउथ समिट आती है और फिर मेन समिट है। तो साउथ समिट पे मुझे लगा हम पहुंच गए फिर से। तो मैंने किसी को पूछा, उसने बोला नहीं ये साउथ समिट है, इसके 200 मीटर दूसरी आगे है। तो मैंने कहा कितनी देर लगेगी? उसने मेरे को देख के कहा कि 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा आपको। तो मैंने कहा चलो यार इतना आखिरी है, अब वो कर लेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने उसको बोला कि यार ऑक्सीजन है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में इस समय सुबह के 9 बज गए थे। समिट पे हम पहुँच गए और मैंने उसको बोला कि ऑक्सीजन, तो वो कोई जवाब ही ना दे। और मुझे लगा कि यार मेरी ऑक्सीजन तो ख़त्म होने वाली है। मैंने शेरपा? हाँ, मेरा शेरपा कोई जवाब ना दे। मैं बहुत वो हो गया कि तो मैंने रिकॉर्डिंग करी, वो आपको मैं सुनाऊंगा, जिसमें मैंने अपने बच्चों को याद किया, अपनी पत्नी को याद किया, और मैंने बोला कि भगवान जैसे मेरे को ऊपर लाए हो ना, बस मुझे किसी तरह नीचे पहुंचा दो। एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे को ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं पहुंचूंगा कैसे। तो जब वो एक्सट्रीम होती है, जैसे मैंने देखा वो जब मेरे को लगने लगा अब क्या होगा, अब चलो अब जो होगा अब तो कुछ नहीं, मतलब मरने का समय आ गया। पता नहीं उसको शेरपा को क्या हुआ, कहता ये रहा आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर। मतलब ही वॉज ऑल्सो टेस्टिंग मी और ट्राइंग टू सी कि मैं कितना एंड्योरेंस है मेरा। और उसने मेरे को नया ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया। और जैसे ही उसने वो लगाया, आई गॉट सो कॉन्फिडेंट कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अब मतलब अब टेंशन नहीं, अब मैं जिंदा पहुंच जाऊंगा। तो अब मेरे को मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड करी। इस बार मेरा बिल्कुल वो अब मतलब ये सब चीज़ें तो अब उस समय क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अब मैं बातें ये कर रहा हूँ। मैंने उसमें बड़े अच्छे से मैंने कूलली बैठ कर रिकॉर्ड करी कि मैं ठीक ठाक हूँ और अब मैं नीचे के लिए चलूँगा। और फिर हम नीचे आए, कैंप 4 में पहुँचे। कैंप 4 में पहुँच के बाद पानी पिया, और उसके बाद फिर कैंप 3 और फिर कैंप 2 में आके रात को रुके हम। तो लास्ट डे हमने लगभग 30 आवर्स चले लगातार नॉन स्टॉप, जिसमें हमने सबमिट किया। और फिर क्योंकि जब आप हाइट पे जाते हो तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपकी बॉडी एक्सट्रीम देखाई, तो ये ब्लड वेसल्स फटने ना लग जाएं, इसलिए हमें वापस नीचे आना होता है। 20 to 30 आवर्स में आपको वापस आना पड़ता है कैंप 2 तक। ओके। तो वो हम आए, और उसके बीच में मुझे हेलुसिनेशन भी हुआ। मुझे ऐसे भी लगा कि मुझे कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ हुआ। काफ़ी ऐसे आए वो घटनाएं। और वो जो जिस पहाड़ से मैं चढ़ा था, जब मैंने बताया था कि वेट शिफ्ट करना है, उस जगह पे मुझे बहुत उसने मुझे बड़ा समझाया कि हम उस रास्ते से नहीं किसी और रास्ते से आ रहे हैं, मगर वो हम आए उसी रास्ते से। वहाँ मैं थोड़ा सा वो भी हो गया कि उसने जो नॉट लगाई ना, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये करेक्ट नॉट है, और मुझे लगा कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, मतलब रुकूंगा नहीं अगर मैं इस पर वेट डाल दूंगा बॉडी का। तो उससे मैंने बोला कि तू मेरी नॉट चेंज कर। उसने आगे कर भी दी, और मुझे वहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है। जैसे कि क्या दिख रहा है? पहले मुझे ये लगा, क्योंकि देखो मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हो गया था। 28-30 घंटे से मैं चल रहा था, लगभग 28 घंटे से मैं चल रहा था, और बहुत ज़्यादा मेरी थकावट थी। तो जब मुझे ऐसे लग रहा था कि सामने ना कोई शो चल रहा है, लाइट शो। ओके। जैसे प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इंसान, मतलब कितने जैसे 100 फुट लंबे एक इंसान हैं वो, मतलब दिखा रहे हैं कि प्रोजेक्टर से चल रहा है, जैसे सिनेमा में हम देखते हैं ऐसा, बट बहुत बड़ा, ह्यूज। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये क्या है वो, और मुझे दिखे जैसे महल जैसे दिखे
कि यहाँ महल है, उसकी लाइट कभी ये वाली जलती है, कभी वो जलती है, कभी वो जलती है, ऐसे लाइट दिख रही है और वो एक शो जैसा बहुत बड़ा चल रहा है। तो मैंने उसको पूछा शेरपा को कि ये क्या है, तो उसने बोला ये धर्मित्री है जी, नेपाल का कल्चर आपको पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कहता यही है नेपाल का कल्चर। तो हम धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुँच गए। उसके नज़दीक पहुँचे तो मैंने बोला हम ये देख के चलें, तो उसने बोला नहीं हमें कैंप 2 जाना है, अब सीधा चलो। मैंने कहा हाँ। तो हम कैंप 2 की तरफ चलने लग गए। तो मैंने देखा उसको हमने पार कर लिया, मुझे फिर एक और दिखने लग गया दूसरा, अच्छा, सेम शो। इतने में वही वाली नीचाई आ गई जिससे मैं चढ़ा था, वहाँ वो नीचे चला गया। मुझे मेरी नोट एक ऐसी लगा के कि आप आ जाओ, क्योंकि इतनी कम जगह कि 2 जाने इकट्ठे नहीं जा सकते। और वो जो नीचाई थी वो ऐसे मोड़ करके थी, तो मुझे वो जो दिख नहीं रहा था, मुझे उसकी लाइट दिख रही थी कि वहाँ एक अंधेरे में लाइट है और वो बोल रहा है कि आ जाओ आप। मगर जब मैंने उतरने की कोशिश करी ना, तो मुझे लगा कि जो मेरा ब्रेकिंग सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा। तो मैंने कहा अगर मैंने इसके ऊपर अपना बॉडी वेट डाला तो मैं तो तेज़ी से जाऊँगा और खाई में गिर जाऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आऊँगा। तो उसने बोला फिर यहीं लटके रहो ज़िंदगी भर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और मैंने अपना हार्नेस जो होता है जिसके थ्रू वो लटका होता है उसको खोलने की भी कोशिश करी, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज आपकी बॉडी से जो रस्सी बंधी हुई है आप उसको खोल रहे उसी को खोल रहा हूँ मैं। फिर मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक पर्सन दिखा जो आ रहा था, उसने मेरे को टॉर्च की ऐसी लाइट दिखाई कि, तो मैंने उसको बोला यार तू मत जाना, वो मेरा बंदा तो नीचे चला गया, तू मेरे लिए खड़ा रहना। मतलब दूर था बट मुझे उसकी टॉर्च की लाइट दिख रही थी। तो वो मैं नीचे देखूं और फिर मैं उसको देखूं। फिर वो आधे घंटे बाद वो बंदा मेरा शेरपा वापस आ गया चढ़ के। हाँ, उसने मुझे बहुत गाली दी। उसने बोला तुझे किसने माउंटेनर बनाया, तू एवरेस्ट कैसे आ गया, तुझे रस्सी नहीं बांधनी आती, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला भाई वो नॉट जो तूने लगाई थी मेरे को वो नहीं आती, मुझे जो आती है डिसेंडर के थ्रू वो वाली लगा दे, मैं आ जाऊँगा। उसने बड़े गुस्से से ऐसे ऐसे कर करके मेरा वो बदल दिया और उसने बोला अब चेक कर लो आ गया। हाँ, मैंने कहा अब आ गया। कहता अब मैं जाऊँ, मैंने कहा जाओ अब मैं आ जाऊँगा। मैंने उस बंदे को ऊपर वाले को इशारा किया कि अब मैं जा रहा हूँ, तो तुम अब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं पहुँच जाऊँ। और मैं नीचे पहुँच गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा भी आया, उसने मुझसे बात नहीं करी। फिर हम अपने कैंप 2 की तरफ चलने लग गए। वो फिर से मुझे वो दिखने लग गया शो जो लाइट का था, और मुझे हम उसी की तरफ जा रहे थे जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा था। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे इतनी बड़ी जगह में 8-10 शेरपा बैठे हुए थे। अच्छा। और उनके सब पे हेडलाइट्स लगी हुई थी और वहीं पे सामने एक प्रोजेक्टर लगा था जिससे वो लाइट थ्रो कर रहे थे। मैंने उनको बोला यार कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि इस जगह में भी आप ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हम शेरपा ने मेरी बाजू पकड़ी और बोला चलो। हम चलते चलते आ गए, अपने कैंप 2 में पहुंच गए। कैंप 2 में आके कुक को वॉकी टॉकी पे इंफॉर्मेशन थी कि मैं आ रहा हूँ। उसने मुझे कुछ सूप पिलाया, उससे मेरे को थोड़ी एनर्जी आई। और शेरपा जाके सो गया अपने टेंट में, मैं अपने टेंट में। और मैं बहुत कांप रहा था, मेरी बॉडी शिवर हो रही थी ऐसे, क्योंकि कपड़े बदले मैंने वहाँ के वो वाले पहने जो कम गर्मी वाले होते हैं, गर्मी वाले, और दूसरे तो गिले हो चुके थे। वो मैंने चुन के, और बड़ा टेंट था, मैं उसमें आई वॉज जस्ट शिवरिंग। मुझे लग रहा था मैं शायद सपने में हूँ या मर गया हूँ या क्या है, मतलब ऐसे क्यों कांप रहा हूँ। रात को एक बार आँख खुली तो मैंने देखा मैं हूँ, जिंदा हूँ, या मतलब ऐसे आया। फिर मैं सो गया। सुबह मैं 8-8:30 बजे उठा, काफ़ी वार्म था, मैं बड़ा खुश था कि मैं नॉर्मल हो गया था। फिर मैं कुक के पास गया। मैंने कुक को पूछा कि नहीं, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पे वाईफाई कुक के पास था। ओके। कैंप 2 में होता है वहाँ पे। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि अब मैं सेफ्टी जोन में आ गया हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो और मैं कल पहुँच जाऊँगा नीचे, और तुम ना धर्मित्री चेक करके बताना मुझे क्या है। तो इसने बोला अच्छा ठीक है। मैंने अपने बेटे को भी यूएस में कॉल किया, उसको भी बताया मैं पहुंच गया हूँ, अब तुम चिंता मत करो और मुझे ये बताना। उसके बाद सुबह हो गई। सुबह मैंने वहाँ तो रात हो गई थी यूएस में, उसको तो पूछा नहीं। मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब शाम तक पहुँच जाऊँगा। और धर्मित्री क्या होता पता है? तो वो कहती धर्मित्री तो कुछ नहीं दिखा मुझे नेट पर। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कुक को पूछा, उसने बोला कि कोई धर्मित्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने उसको रात वाला इंस्टेंस सुनाया। तो जब मैंने उसको रात का इंस्टेंस सुनाया तो वो हंसने लग गया। मैंने बोला यार बताओ। कहता सर एक बात बताओ, आप के अलावा ये जो आपका शेरपा वो है यहाँ पे और एक मैं हूँ, 3 ही लोग हैं और तो कोई आदमी नहीं दिख रहा। तो आप जो सोच रहे हो वो जो 10 बंदे आपको दिखे थे वो कहाँ गए? वो तो मर जाएंगे अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो मेरे को लगा। फिर उसने बोला आप, मैंने उसको सारी बात बताई ना। उसने बोला कि आपने कभी देखा हाथ में टॉर्च लेके पहाड़ में किसी को? मैंने कहा नहीं, हमारे हेडलैम्प लगा होता है, हाथ तो हम फ्री रखते हैं क्योंकि हमें कुछ करना है, रस्सी पकड़नी है। तो कहता आप कैसे, कौन था वो ऐसे जो हाथ से हिला रहा था?
फिर तीसरी बात उसने बोला कि यहाँ लाइट है, यहाँ तो कोई लाइट नहीं आपकी, और जो आप बता रहे हो उसके लिए तो एक्सट्रीम पावर चाहिए, एक्सट्रीम पावर चाहिए, प्रोजेक्टर लगाना है तो पावर तो यहाँ तो सोलर से तो हमने अपना ये बल्ब जला रखा है। तो मुझे तीसरी बात फिर उसने बोला कि मान लो वो होता भी तो उसको देखने के लिए एक ऑडियंस कहाँ है, ये तो पूरी वैली है ना, यहाँ तो सिर्फ वो है। तो मुझे लगा फिर उसने बोला कि उसने जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ, डिफरेंट वर्जन्स हैं। उसके बाद उसने बोला कि बहुत लोग यहाँ मरे हुए पड़े हैं, उनकी बॉडीज़ जो हैं वो नहीं हुई हैं, डिकम्पोज नहीं हुई हैं, उन्हीं की आत्माएं घूम रही हैं, आप उन्हीं को मिले हो। तो हमें पहले भी ये इंस्टेंस सुनने को मिलते रहते हैं। कुछ, मैंने कहा उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो उसने बोला कि कुछ लोगों को वो जवाब देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते, जो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उनसे वो बातचीत भी कर लेते हैं। तो आपको उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और ठीक है आपका बढ़िया, आप जाओ बस, कुछ नहीं। फिर मैंने आके नीचे आके रिसर्च भी किया, बहुत लोगों से भी पूछा, बट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ बोले हैं। क्योंकि मैं इनको नहीं मानता तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो हेलुसिनेशन ही थी जो मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही थी या जो भी था। बट वो जो भी था मतलब वो बहुत फ्राइटनिंग था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, वो मेरे साथ इससे पहले कभी हेलुसिनेशन नहीं हुआ मुझे। सुनते तो थे, मैंने बुक्स में तो पढ़ा है हेलुसिनेशन में क्या होता है। मेरे साथ और भी मेरे और दोस्तों के साथ पहले हुआ है जिनको हमने संभाला, पर वो मेरे साथ वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो दैट वाज अनदर फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस। और बस फिर हम नीचे आ गए बेस कैंप में। और फिर बेस कैंप में आने के बाद बहुत खुश हुए सब लोग, क्योंकि आई वॉज वेरी ओल्ड और मेरे को उन्होंने बोला आपने कर लिया। और बाकी जितने लोग गए थे मेरे साथ सिर्फ एक लड़के का हुआ, बाकी किसी का नहीं हुआ। तो कितने पर्सन्स गए थे आप टोटल? हम लोग 7 लोग थे। उसमें से मैं और वो लक्ष्मी 2 लोग थे जिनका हुआ। ना गोरों का हुआ, ना वो ऑस्ट्रेलियंस थे, ना उनका हुआ, ना ये कोरियन थे उनका हुआ। सब कोई ना कोई इशू आ गया। तो जिस टाइम पे आप गए थे उस टाइम पे सिर्फ 2 ही पर्सन्स का हुआ था? हाँ, एक आपका और एक और जो पर्सन थे। हाँ, हम 2 लोगों का हुआ, मतलब हमारे बैच में से। और तो बहुत सारे लोग थे ना, जैसे आर्मी के लोग थे उनका भी हुआ होगा, उनमें से उनका तो हमें डेटा तो शेयर नहीं होता ऐसे। मगर अब आप नेट पे देखो तो आपको पता लगता है उस दिन कितनों का हुआ, आपका नाम आता है उसमें। तो जिन लोगों को मैं, जो हमारे लोग ग्रुप के लोग थे उनके नाम तो मैं जानता हूँ सबके, उनमें से किसी का नाम नहीं, सिर्फ लक्ष्मी का नाम है। फिर उन्होंने बता भी दिया कि वो लोग तो वापस चले गए। हाँ। ऐसे वो हुआ। सो उसके बाद फिर आप वापस बस फिर वहाँ से बेस कैंप से तो एक बार आप वंस यू रीच योर गोल, फिर आपको होता बस अब मैं घर पहुँच जाऊँ। तो बेस कैंप से तो फिर वो हेलीकॉप्टर से मैं काठमांडू आया, काठमांडू से अगले दिन फ्लाइट पकड़ी और मैं घर पहुंच गया। अगले दिन ही मैं घर पहुंच गया था। और जब मैं घर आया तो मुझे पहचानना मुश्किल था। मतलब मेरी पूरी स्किन बिल्कुल डार्क ब्लैक थी, ये जल गई थी पूरी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पहचान ही नहीं सकता कोई, एकदम जैसे जेट ब्लैक ना, वैसे पूरी बॉडी जली हुई थी। और मेरा वेट 10 kg वेट लूज़ हुआ था और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। और मेरा पेट भयंकर दर्द होता रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक होना, नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो वहाँ पे क्या डाइट ले रहे थे, जैसे कि क्योंकि वहाँ पे आई थिंक डाइट भी कम लेते होंगे? नहीं, ऐसा होता है सर कि जैसे हम घर में खाते हैं ना तो अच्छा लगता है खाना अपना। वहाँ जब एक ही जैसा खाना खाते हो तो आपको बोरिंग हो जाता है। तो बेस कैंप तक तो वो सूप भी मिल जाता था, ये चिकन भी मिल जाता था, और ये रोटी तो नहीं, चावल मिल जाता था। रोटी तो उनको आती नहीं थी बनानी। पर जब आप ज़्यादा दिन रहो तो वो भी बोरिंग हो जाता है। तो मुझे तो ये समझ आया था कि सबसे हाइजीनिक जो है उनके चावल और वो आलू की सब्जी वो खा लो, दाल, उसको चावल भात बोलते थे वो लोग। तो मैं वही खाता था और ज़बरदस्ती ठूस के खाते थे ताकि कुछ चले जाए पेट में। दिल नहीं करता था, बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। तो बेस कैंप तक ये था। और बेस कैंप से आगे कैंप 2 तक सूप मिल जाता था, मैगी मिल गई हमको। हमारे पास वो थे एक 2 चॉकलेट्स, एक कोल्ड ड्रिंक था, एक सेब था, वो सब खाया हमने। जब हमने कैंप 2 से समिट तक और वापस था तो उस समय में उन्होंने हमें सामान तो दिया था, मेरे पास नट्स भी थे, मगर ना तो इच्छा हुई ना हिम्मत हुई। जो मेरे पास बॉटल्स थी, यहाँ मैंने दोनों चेस्ट में पॉकेट्स होती हैं ताकि बॉडी से गर्म रहे, और गर्म पानी डाला था उसमें। मैंने बल्कि अमेरिका से स्पेशल बॉटल्स मंगाई थी जो एक्सट्रीम हीट को संभाल भी सकें और वो पिघले ना, और हल्की भी हो, और अल्ट्रावायलेट से भी उनका वो हो, प्रोटेक्शन वाली हो। जब मैंने पानी पीने के लिए खोला, उसको जमी हुई थी बर्फ़ उसमें, तो वो भी नहीं मैं पी पाया। तो मतलब मेरे कैंप 2 टू बेस कैंप जो ये 3-3.5 दिन थे, इसमें मैंने सिर्फ एक बार सूप पिया था ऊपर, और एक बार बेस कैंप 2 में आके जो मैंने सूप पिया, बस यही खाया मैंने और कुछ नहीं खाया था 3 दिन में।
4 दिन में। 4 दिन में। और जो मेरे पास चॉकलेट थी, जब मैंने उसको जब खाने की कोशिश करी तो वो जैसे पत्थर होता है ना, लोहा जैसे होता है, वैसे थी मेरे। पहले मैंने आगे वाले टीथ से जोर लगाया, नहीं हुआ। फिर मैंने पीछे वाले से किया, नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे लगा मेरे दांत ही ना टूट जाए, इतनी जम गई थी इतनी वो। हार्ड थी वो उस टाइम हाँ। पे। तो खाया नहीं था कुछ, और उसी लिए शायद दर्द हो रहा था। मुझे बाद में पता लगा कि जब हम नहीं कुछ खाते तो जो हमारा फैट है उसी को खाती है बॉडी अपने आप को वो करने के लिए, तो वो शायद उससे हो रहा था। बट फिर मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। यहाँ के मैं 5-6 डेज में, नॉर्मल डाइट ली 10 डेज तो में फिर उससे ठीक हो खाना। गया। यहाँ के भी मैंने नहीं खाया, खाना का मन नहीं कर रहा था। खाने को देख के मेरे को दर्द होने लग जाता था। तो बट फिर 1 दिन के बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके, उन्होंने पहले मूंगी की दाल ऐसे ऐसे चीज़ें खिलाई, तो फिर उसके बाद 10 दिन में मैं नॉर्मल हो गया था। तो जब सबसे ऊपर सबमिट किया आपने, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? उस समय तो सच में ये लग रहा था कि मैं वापस नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी और एग्जॉस्ट हो चुका था मैं बुरी तरह। और मतलब मुझे ना ऐसे, जैसे हम जब बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी खुशी हुई वहाँ पहुँच गई, वो सब तो वो वाली फीलिंग्स ख़त्म होती वहाँ पे। तो यही था, बस हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब वापस कैसे जाएंगे, यही चल रहा था माइंड में। और भी कुछ चल रहा होगा जो मुझे अब याद नहीं है। पर मैं वहाँ पर नॉर्मली 5 मिनट्स रहते हैं, पर मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी उसमें टाइम आता है ना, उससे मुझे पता लगा कि लगभग 40 मिनट्स में था वहाँ। 14 या 40? नहीं, 40। 40। हाँ, वो इसलिए था क्योंकि वो भीड़ थी, तो मुझे था ये भीड़ निकल जाए, मैं इसके बाद जाऊँगा। हाँ, तो वो मुझे नहीं, मुझे ये था मैं इनके बाद जाऊँ, ताकि मैं वो 2 आते हुए जो मैंने बैड एक्सपीरियंस लिया था वो वाला ना हो नीचे उतरते हुए, कि कोई धक्का दे दे, मैं गिर जाऊँ, कुछ हो जाए। तो डर भी था एक दिमाग में। हाँ, और ऑक्सीजन का सिलेंडर मेरे पास पूरा भरा हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब मुझे वो वाला पार्ट, मेरा कोई टेंशन नहीं। तो मैं अगर रुक भी जाऊँ तो ऑक्सीजन तो है हमारे पास। हाँ, कि हमारे पास ऑक्सीजन है। और वहाँ बहुत स्ट्रगल होती है, कई बार ऑक्सीजन के लिए भी लड़ाई होती है, चोरी भी हो जाती है ऑक्सीजन। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने वहाँ पहले ला के रखी है ना, अब किसी को जरूरत पड़ गई उसने ले ली, तो उसने उठा ली। वैसे तो एक तो वहाँ पे कोई तो सिक्योरिटी होगी उस चीज़ की? वहाँ कौन सिक्योरिटी जी सर, वो सारा नहीं। बर्फ ही बर्फ है। हर एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के ऊपर एक कपड़ा सा लटकाया होता है, जिसपे ऊपर एक कलर होता है, कलर कोड से होता है कि ये उस कंपनी का है। ठीक है। तो जनरली उस कंपनी के लोग ही उसको लेते हैं। ओके। और वो एंकर होता है, मतलब एक चीज़ को बर्फ में गाड़ के उसके साथ वो बांधे होते हैं, ताकि उड़ ना जाए कहीं, वो तो बांधे, वो सेफली पड़े होते हैं। और ऐसे बहुत सारे पड़े होते हैं, जैसे यहाँ पड़ा, फिर थोड़ी दूर पे पड़ा, फिर थोड़ी दूर, वो हर एक कंपनी ने अपने अपने रखे हुए हैं। तो वो शेरपा को पता होता है कि कहाँ पे है? हाँ, शेरपा रख के आता है ना पहले एक दिन। शेरपा इसी चीज़ के 7 लाख रुपए लेता है ना वो, कि वो जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तब वो ये वाला काम कर रहा होता है, तो वो रख के आता है। तो उसने जैसे पहले 3 सिलेंडर रख के आया हुआ था वहाँ, तो वो, और कुछ लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है, बस उनका काम ही यही है, ये रख के आना ऐसे। ठीक है। उनको दे गेट पेड फॉर दैट। तो ऐसे होता है। तो कई बार उसमें से अब किसी को इमरजेंसी पड़ी, किसी ने निकाल लिया। अब मुझे तो यही लग रहा था, मेरा कहाँ गया, मतलब बट तो चलो आपके शेरपा ने दे दिया आपको। हाँ, बट वो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था उसके पास है। अगर मुझे वो बता भी देता ना मेरे पास है, तो शायद मैं ऐसा घबराया हुआ नहीं होता। बट वो भी शायद अपना काम कर रहा था, तो वो टेस्ट कर रहा था। हाँ ना, शायद वो ये टेस्ट कर रहा था। मतलब शेरपा कितना सपोर्टिव रहता है? देखो, शेरपा के बिना हम नहीं जा सकते, फॉर 3-4 रीजंस। नंबर 1, यू नीड अ कंपनी। आप अकेले हो तो आपको लगता है मैं कहाँ हूँ, मगर जैसे कोई 2 अनजान लोग भी 2 हों तो आपको होता है ये मेरी हेल्प करेगा। तो एक तो ये है। दूसरा क्या होता है, जब हम चढ़ते हैं ना, हमसे पहले वहाँ रोपिंग करी जाती है। जो हम 25-30 लाख रुपए देते हैं एजेंसीज को, नेपाल गवर्नमेंट को, उनका काम होता है रोप लगाना। रोप लगाने का मतलब क्या होता है, आप लोग माउंटेनियरिंग से नहीं होंगे तो शायद आइडिया नहीं होगा, कि पहले जाके बर्फ़ में एक एंकर गाड़ देते हैं। एंकर का मतलब होता है एक ऐसा टूल जो बर्फ़ में ऐसे जम जाए, जैसे कील हमने लकड़ी में गाड़ दी है। ठीक है। काफ़ी गहरा होता है, वो लगा देते हैं। उससे रस्सी को बांध देते हैं एक साइड को। अब ये रस्सी यहाँ बंधी, कोई भी रस्सी 50 मीटर्स लंबी होती है, तो 50 मीटर्स तक उसको ऊंचाई पे ले गए, फिर वहाँ भी वही एंकर गाड़ा, और वहाँ उस रस्सी का दूसरा एंड भाग बांध दिया। ये एक पार्ट हो गया। फिर दूसरी 50 मीटर की रस्सी ली, उससे आगे बांधी। हर 50 मीटर पे ऐसे हर 50 मीटर्स पे, या कहीं कहीं टेरेन के हिसाब से छोटा भी करना पड़ता है। ओके। वो लगा दिया। आपकी बॉडी में आपने हार्नेस पहना होता है एक, जिससे आपकी बॉडी का सेंट्रल वेट जो है वो इस जगह में है हमारा सबका, तो वो यहाँ से एक हार्नेस पहन लेते हैं, जिससे हम उसमें से एक रस्सी लेके उस रस्सी के साथ हम उसको एंकर कर देते हैं। ठीक है। ताकि अगर हम गिर जाएं, मान लीजिए हैंग हो जाएं, हैंग नहीं होंगे तो हम निचाई में गिरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर नीचे जाके वहाँ जाके रुक जाएंगे जहाँ वो बंधी हुई है। ठीक है। और अगर खाई में गिरेंगे तो दोनों तरफ से लटक जाएंगे कहीं एक जगह, तो योर मतलब डेथ नहीं होगी। ठीक। एक और टूल होता है, उसको जुमार बोलते हैं। ओके। वो ऐसे होता है कि
हमारे जो हार्नेस है उससे 2 रस्सियाँ, एक तो एंकर के लिए लगी है और एक उस जुमार में लगी होती है। एक टूल होता है, वो एक ऐसा टूल होता है उसको हमने हाथ में पकड़ रखा है और उसके ऊपर एक रस्सी के लिए एक रेल जैसी बनी होती है, उसको हम उसी रस्सी के ऊपर फंसा देते हैं। उस जुमार को जब हम ऊपर को पुश करते हैं तो वो चले जाएगा, मगर नीचे को अगर हम पुश करें तो चाहे पूरी बॉडी का वेट लटका दो वो नीचे नहीं आएगा। अच्छा, तो व्हाट वी डू इज नीचे से इस रस्सी को ऐसे होल्ड कर लेते हैं, इसी पे जुमार लगाते हैं, तो जुमार ऊपर कर देते हैं। ऊपर कर लिया, फिर हम अपनी बाजू ऐसे मोड़ते हैं तो उससे लटक गए, उसके हम जरिए थोड़े आप ऊंचे ऊपर हो चढ़ गए। रहे हो, उसके जरिए आप ऊपर चढ़ रहे हो। हाँ, और पैर से बर्फ में मार लिया तो हमारी बॉडी नीचे से थोड़ी ऊंची हो गई। ठीक है। यही काम हम पूरे एवरेस्ट के रास्ते करते जाते हैं। तो हमारी ये वाली मसल्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पूरा बॉडी लटकी हुई है सारे पीरियड इस पे। तो हम उस टूल के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। वो ये 2 टूल्स होते हैं, बेसिक इससे काम हो जाता है। तो शेरपा का काम क्या होता है कि जो ये 50 मीटर्स के बाद जो अब आप इस रस्सी में आप लटके हुए हो, आपको अगली रस्सी में अपने आप को चेंज करना है ना, भी तो करना है क्योंकि वो तो दोनों तरफ से बंधी हुई है। तो आपको इस फ्री वाली रस्सी से हट के दूसरी रस्सी में जाना है। उसका काम होता है कि आपका एंकर इस रस्सी से हटाएगा और अगली वाली में लगा देगा। तो आप कहोगे ये तो काम हम भी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमें ग्लव्स उतारने पड़ेंगे। ग्लव, क्योंकि वो तो इतना सा तो टूल है, उसके ऊपर आप ग्लव तो इतना मोटा है, तो ग्लव उतारेंगे तो हमारे हाथ बर्फ जैसे बन जाएंगे। तो उसके बाद मतलब इसमें 5-7 सेकंड लगते हैं। आपका वो टूल यहाँ से निकाल के वो यहाँ लगाएगा, फिर वो अपना ग्लव पहनेगा। अगर आप करोगे तो एक बार हाथ ठंडे हो गए तो गर्म ही नहीं होंगे। और उनको भगवान ने ये दिया हुआ है कि उनके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। मतलब उनकी उंगलियां, मेरी 3 उंगलियों के बराबर उनकी 1 उंगली थी, इतनी मोटी मोटी उंगलियां उनकी। हाँ, क्योंकि वो नेचर ने दिया ना उनको वहीं के हिसाब से, तो वो बदल देता था। तो ये उसका दूसरा काम है। तीसरा काम उसका सिलेंडर कैरी करना, आप, ये उसका तीसरा काम है। चौथा काम उसका, ऊपर जब आप पहुंच जाते हो तो आपको पानी गर्म करके देना, ये काम है। ये और वॉकी टॉकी से नीचे इन्फॉर्म करना कि हम कहाँ हैं, अगर कुछ हो तो ये बस ये काम उसका होता है। तो उसी के वो 7 लाख रुपीज़ जो भी 7 लाख रुपीज़ लेते हैं वो उसका होता है। बट शेरपा के बिना हम नहीं जा सकते। हाउ एवर, हैविंग सेड दैट, मेनी पीपल ट्राई टू गो अलोन ऑल्सो एंड सम ऑफ देम सक्सेसफुली डू इट ऑल्सो। कर लेते हैं जो लोग बहुत कर रहे हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस है। हाँ, हमारे साथ एक पाकिस्तानी था, POK से था, वो चला गया था, वो हम मुझसे पहले गया था, मगर बालकनी में जाकर वो उसकी हिम्मत टूट गई। फिर वहाँ से वो वापस आया। तो वापस आने पे फिर से उसको 40 लाख रुपए देने पड़े दोबारा जाने के लिए। अच्छा, अगर कोई पर्सन मिड में छोड़ देता है तो उसे दोबारा से पैसे हाँ, वो खत्म फिर, क्योंकि देखो उनका तो सारा पैसा लग गया ना, कंपनी का तो सब कुछ लग ही गया उसके ऊपर। आप वापस आ रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप दोबारा जा, तो पैसे दो फिर से। कि अगर आपको दोबारा नेक्स्ट परमिट लेना है तो फिर दोबारा से पेमेंट करो सारी चीज़ें। परमिट तो नहीं मुझे मालूम कि वो लोग क्या करते हैं, बट दे नीड मनी, बिकॉज आपको फूड देना, आपको ऑक्सीजन देना, आपको शेरपा देना, ये सब चीज़ों में तो, और उनके पास भी तो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। उनको मान लो उन्होंने, एक आदमी मान लो 2 किलो खाना खाता है, तो उन्होंने 2 किलो खाना रखा है। अब वो तो खा के आ गया, दूसरा और जा रहा है, तो दे हैव टू सेंड अनदर पर्सन टू कीप दैट 2 kgs देयर। तो उनके भी खर्चे होते हैं ना, वो भी 5-7 लाख रुपए लेगा जो भी लेगा, तो इसलिए वो फिर आपको पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। मतलब नॉर्मली अगर किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो 30 से 40 लाख रुपया, नहीं 50 लाख रुपीज़ तो उसके लगेंगे ही लगेंगे। अब तो और बढ़ भी गया है, और प्लस उन्होंने एक शर्त और भी कर दी है कि अब 7,000 मिनिमम आपको पहले करना पड़ेगा। कितना? पहले कोई भी ओके, हाँ, पहले तो कोई भी चले जाता ना, अब उसको नेपाल में एक 7,000 मीटर्स का पहले करना पड़ेगा। नेपाल में उनके शेरपा के अंडर, या वैसे ही कोई भी करके आए, आपको आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, नेपाल की जो एसोसिएशन है माउंटेनियरिंग की, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई लोग इसको चाइना की तरफ से भी करते हैं। हाँ, चाइना की तरफ से करते हैं। चाइना की तरफ से जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा है बट ईजी है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती है। अच्छा, हाँ, मतलब वो आपको परमिट देगी कि नहीं, अनसर्टेनिटी है। तो चाइनीज़ भी इधर से आके करते हैं। अच्छा, चाइनीज़ भी नेपाल की तरफ से करते हैं। क्योंकि इधर पक्का पता है ना कि अप्रैल मई में जाना ही जाना है। उस तरफ से आप बैठे रहो कि हमने अप्लाई किया हुआ है, वो कि नहीं जाना इस बार, तो फिर आप फंस गए। वो नॉर्थ फेस चाइना वाला साइड है और साउथ ईस्ट फेस हमारा अपना इंडिया, इधर नेपाल वाला है। ठीक है। तो सर, अगर हमें नॉर्मल पर्सन को किसी को करनी हो तो उसको कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, उसको कैसे गाइड करोगे अब आप? हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखो, पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं 59 ईयर्स की एज में ये कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो इसमें तो कोई वो नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी के डिके होना, 40 के बाद हमारी बोन्स भी कमज़ोर होती हैं, हमारा सब होता है। तो ये तो प्रूव हो गया कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, एनीबडी कैन डू इट।
नंबर 1। बट नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि यू कैन नॉट टेक इट एज ए पार्ट टाइम थिंग, आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लेने के लिए आपको कम से कम 1 साल की तो एक्सट्रीम तैयारी करनी पड़ेगी। और एक्सट्रीम तैयारी का मतलब इसमें क्या लगता है, अगर हम ध्यान से देखें तो 5-6 चीज़ें हैं। एक तो आपकी बॉडी की काफ मसल्स, क्योंकि आपने चलना है, आपकी थाई मसल्स, आपकी जो भी आपका मेन वर्किंग हेड है उसकी मसल्स, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपका पूरा काम होना चाहिए। मतलब आपको प्लेन्स में भी हो तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो कैसे आएगी? स्विमिंग से, रनिंग से, साइकिलिंग से और वेट उठा के वेट ट्रेनिंग करने से। दूसरा आपको इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकें और कॉन्ट्रैक्ट हो सके, क्योंकि हमारे जो लंग्स है ना, एक नॉर्मल इंसान के लंग्स हमारे जैसे 20% से भी हमारा काम चल जाता है। तो 20-30, क्योंकि वो हम आदत पड़ गई है हमको, तो हम जनरली आप देखोगे किसी को अगर आप चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व करो तो उसकी सांस बहुत ही छोटी होती है। 2 सेकंड में वो सांस ले रहा है, 2 सेकंड में छोड़ देता है। तो आपको जो माउंटेनियर है उसको अगर आप देखोगे तो उसकी सांस लंबी होगी, 7-7 सेकंड की। अच्छा। तो उसको अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है खूब, एक्सपेंशन में भी और कॉन्ट्रैक्शन में भी। तो इसकी प्रैक्टिस होती है? इसकी प्रैक्टिस है वो योगा से होती है, जिसमें हम अपने लंग्स की प्रैक्टिस करते हैं। जिसमें हम क्या प्रैक्टिस है, बेसिक तो बहुत सारी है, मगर सबसे बढ़िया ये होता है कि आप सांस लो तो इतना लो कि कभी आज तक लिया ना हो, और फिर उसको रोक के रखो जितनी देर रोक सको। फिर उसको छोड़ो तो इतना छोड़ो कि जरा सी भी हवा ना रही हो, फिर उसको रोक के रखो। तो और ये कहीं भी आप बैठ के कर सकते हो, ऑफिस में काम करते हुए भी कर सकते हो। तो आपकी लंग्स की प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो आपकी मतलब आपका मेजर काम हो गया ये, क्योंकि लंग्स अगर नहीं तो क्या होगा ना, आप 20% कैपेसिटी वो कैसे लेंगे इतनी सारी ऑक्सीजन। तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है ये करने वाला। तीसरी तैयारी इसकी होती है आपका मेंटल लेवल, जो अलर्टनेस और फिटनेस का, वो बहुत होना चाहिए। बिकॉज आदमी कभी अपने शरीर से नहीं हारता, वो उसका माइंड ही उसको हराता है। उसको लगता है यार, वो होपलेस हो जाता है। उसको लगता है मैं ये कर नहीं सकता, मैं कहाँ फंस गया, मैंने ये क्यों कर लिया। ये तो मैंने एक नहीं, मतलब 50 लाख रुपए दे के लोग बेस कैंप से वापस आए हैं। जो काम आप 50,000 रुपये में कर सकते थे, उसके लिए आपने 50 लाख रुपए दिया और आपने कहा मैं नहीं जाऊँगा आगे। तो मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, तो आपको मेंटली सुपर स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो मेंटल स्ट्रेंथ कैसे आएगी? मतलब अगर आप वो प्रैक्टिस पहले माउंटेन पे जाने से पहले वो प्रैक्टिस करो कि आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसे होते हो। जैसे मैंने बताया आपको, साइकिलिंग करते हुए हम लोग इतना मेंटल अलर्टनेस आ जाती है कि हम पूरा ध्यान होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, दिखने लग जाती है। तो वो मेंटल अलर्टनेस आपको बहुत सहायता देती है। दूसरा ये भी है कि आप मेडिटेशन इसका अच्छा इलाज है कि आप मेडिटेट करके आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर नेगेटिव चीज़ें आपको बॉदर ना करें, वो भी करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर ही जा रहे होते हैं। और मैं तो ये बहुत देखता था वहाँ कि जब माउंटेन्स में जाते हैं वो बिना बात पे बोलते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे। कुछ लोग तो सिगरेट भी पीते हैं। एक तो लंग्स के ऊपर हमने फुल लोड लेना है और फिर वहाँ पे आप सिगरेट भी पी रहे हो। तो कुछ लोग ड्रग्स भी लेते हैं, कुछ लोग ड्रिंक भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए आप। और साथ में अपना मेंटल लेवल जो है वो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को रीइंफोर्स कर सको कि ये कोई लाइफ का एंड नहीं होने वाला इससे। आप अगर चाहोगे तो ये आपको एक न्यू चैलेंज है, इसको ओवरटेक करो और इससे घबराना नहीं है। तो ये कहना बड़ा आसान है, बट यू नो प्रैक्टिस से ही आता है, ये आप ऐसे नहीं आता। हैविंग सेड दैट ऑल, ये सब कहने के बाद ऐसा नहीं कि मैं घबराता नहीं हूँ, मुझे भी मैं भी इंसान हूँ। मैं बताता रहा हूँ था कि जब 10 बजने की बात आ रही थी कि 10 बजे जाना, तो मेरी ऐसे दिल धड़क रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो चाहे हम कितना भी कहें, मेंटल अलर्टनेस या मेंटल लेवल की फिटनेस जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मुझ में भी है, अभी मुझे भी और करनी है। तो ये चाहिए। और लास्टली फैमिली की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं हो सकता। तो हेल्थ, मनी, आपकी फाइनेंस, आपका टाइम, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें कोई मैनेज कर सकता है तो माउंटेनियरिंग वो ज़रूर करेगा। और वो एवरेस्ट तो क्या, इससे भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। एवरेस्ट तो मैंने बताया ना डिफ़िकल्ट नहीं है, एवरेस्ट का सिर्फ हाइट है सबसे ज़्यादा। एवरेस्ट से डिफ़िकल्ट बहुत चोटियाँ जहाँ आज तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया। अपने इंडिया में ही है ऐसी बहुत सी ऐसी, हाँ, जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, तो वो भी हैं। तो एवरेस्ट एक आपको मन को सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने टफेस्ट कर लिया, बट टफेस्ट उससे ज़्यादा वहाँ है जहाँ रेस्क्यू नहीं है।
जहाँ आप एल्पाइन स्टाइल में करते हो, खुद चढ़ना है आपने, खुद ही रस्सी लगानी है, खुद ही आपने एंकर लगाना है, वो उससे ज़्यादा टफ है। तो वहाँ पे शेरपा वगैरह कोई नहीं है? नहीं, जब हम दूसरे माउंटेन्स में जाते हैं तो कोई शेरपा नहीं है, खुद ही करना है। क्योंकि कमर्शियल नहीं है वो। हाँ, कुछ मिलेगा ही नहीं वहाँ, तो खुद ही करना है सब कुछ। ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हाँ, आपको वेट उठा के मूव करना है। जैसे जब हम जाते हैं जो लोकल उस पे जाते हैं, एवरेस्ट में तो सब कुछ शेरपा ने ले गया ना, उस सिलेंडर तक वो मेरा ले गया आगे। तो मुझे तो आसान था, मगर जब मैं सतोपन गया था तो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे 500 किलो वजन लेके चले हैं, मान लो 10 लोगों के लिए 500 kg वजन लेके चले हैं, तो बेस कैंप तक तो म्यूल्स पहुंचा देंगे उसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बेस कैंप से कैंप 1 के लिए आज हर एक आदमी 25-25 किलो उठाएगा। तो ऊपर रख के वहीं छोड़ कैंप 1 पे जाएगा और वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, आपका 100 किलो सामान ऊपर पहुंच गया और नीचे 400 बच गया, उसमें से आपने 20-30 किलो खा भी लिया। फिर अगले दिन फिर से कुछ सामान उठाओगे, वहाँ पहुँचाओगे, फिर वापस आ जाओगे। ऐसे करके आप 5-6 दिनों में अपना सामान वहाँ पहुँचा दोगे। फिर वहाँ से लास्ट डे में आप कुकिंग का सामान लेके जाओगे, क्योंकि लास्ट डे आपने वापस नहीं आना, तो फिर वो कुक वाला सामान भी ले गए। उसके बाद फिर वहाँ से कैंप 2 जाने के लिए फिर से सेम एक्सरसाइज करोगे, लास्ट डे में अपना स्टोव और वो भी उठा के ले आओगे। सो ऐसे ऐसे करके हम सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर जाते हैं जी। और वापसी में फिर क्योंकि हमें पता था फास्ट आना है, तो फिर हम वापसी मतलब आसान होती है, उसमें एक ही टाइम का हमें खाना मिल जाए तो हो जाता है। तो जो हम अदर देन एवरेस्ट एक्सपीडिशंस करते हैं उसमें ये चैलेंज होते हैं जो एवरेस्ट पे नहीं है। ये तो है। तो आपको माउंट एवरेस्ट के बाद आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया जो आपको लगता है कि मैं अगर माउंट एवरेस्ट ना चढ़ता तो ना आता? हाँ, ये तो देखो, एक तो ये मैं कहता हूँ बड़ा चेंज तो ये आया कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मुझे बहुत लोग माउंटेनियरिंग फेटर्निटी से जानने लग गए। बहुत मतलब मेरे को इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जगह जगह से मुझे कॉल आता है, बहुत सारे बच्चे मेरे से इंस्पायर होना चाहते हैं। मतलब बहुत लोग मुझे ये लिखते हैं कि हमें आप इंस्पायर करते हो, आपकी एक्टिविटी हम देखते हैं या सुनते हैं तो किसी से पता लगता है। तो चलो वो एक हुआ जो चेंज मैंने महसूस किया। पर उससे बड़ा चेंज जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसे लगता है मेरी लाइफ मैंने कुछ एकम्प्लिश किया है, मैं ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा जैसे मैं आया था। तो वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। यू नो, आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, आपको बहुत कम्पिटिटिव रहना पड़ता है, अपने पब्लिक के साथ नहीं, अपनी फैमिली के बीच में भी। तो मुझे अपने बच्चों के साथ भी अब मैं बहुत गर्व से मैं उनके साथ होता हूँ। नहीं तो पहले मुझे लगता था कि भाई हम जैसे मैं कह रहा था कि हम जब वो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने गया तो बच्चों में एनर्जी ज़्यादा है, तो अब मुझे वो बहुत ज़्यादा उससे देखते हैं वो मतलब जहाँ भी रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट तो चलो करते हैं, बट वो मतलब एक उससे देखते हैं कि एक आइकन की तरह मुझे देखते हैं। अब यूएस के उसके दोस्त मेरे को मिलने के लिए बेकरार रहते हैं कि अगर कब आओगे, तो हमने मिलना है सबने। उसका मेजर चेंज क्या हुआ एवरेस्ट जाने का, आज मेरी फैमिली में सभी माउंटेनियर हैं। मेरी वाइफ भी माउंटेनियर है, वो मेरे बेटा भी माउंटेनियर है, मेरी बिटिया भी माउंटेनियर है। मेरे फैमिली में सभी के सभी मैराथन रन करते हैं। मेरी वाइफ भी मैराथन रन करती है, बेटा भी, बिटिया भी, मैं तो करता ही हूँ। सभी के सभी साइकिलिस्ट हैं। तो ये मेजर चेंजेस आया, क्योंकि ये तो पहले तो मैं नहीं कर रहा था। तो जब वो किया तो वो भी देखते हैं कि यार ये पापा ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक काइंड ऑफ एक बहुत हेल्दी फैमिली बन गई। और आस पड़ोस में भी मैंने देखा बहुत चेंजेस आने लग गए। जब लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते नहीं, वो अंदर ही अंदर करना चाहते हैं ना, महसूस पता लग जाता है। तो वो लोग मतलब सोसाइटी में फ़र्क मैं देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मेरे ऐसे करने से काफ़ी सोसाइटी में चेंजेस, जो मतलब मुझसे मिले हैं लोग जानते हैं, उनमें चेंजेस है। फिटनेस के लिए लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। हम लोग योगा करते हैं रेगुलरली, तो कितने लोग हमको योगा करते हुए देख के बाद में मिलते तो बताते हैं कि हमने भी शुरू कर दिया जी करते देख के, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो छोड़ी नहीं आने के बाद भी, अपना काम तो मैं वो सारा कुछ कर रहा हूँ। तो वो चेंज आया। और एक बड़ा चेंज ये आया कि मैंने जब से जॉब छोड़ी तो मुझे ये लगने लग गया कि ज़िंदगी का मायना जो है ना वो ये है। ये मुझे मालूम नहीं था जब तक मैं पैसे कमाने के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लगा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मेहनत भी करनी है, और यंग लोगों को मैं स्पेशली एडवाइस करता हूँ कि उनको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि उनको वो पैसे जो हमने 50 साल तक कमाए थे उनको 30 साल में 35 साल में कमाने हैं, ताकि बाद की जो वो 35 साल के बाद वाली एज है उसको वो अच्छे से एंजॉय कर सके।
उस समय के लिए वो डिपेंडेंट ना हो कि अब मैं कैसे अपनी लाइफ को वो करूं। तो खूब मेहनत करो। यंग लोगों को तो मैं यही कहता हूं कि दिन रात एक करो, मगर 35-40 साल तक करो, उसके बाद अपनी लाइफ को भी देखो। और अगर बीच में कर सकते हो, अगर ऐसी जॉब है जिसमें दोनों चीज़ें कर सकते हो, तो नथिंग लाइक दैट। तो ये चेंज मैंने देखा कि मेजरली मैंने महसूस किया है। जी। अच्छा, कोई ऐसी गलती अगर आप दोबारा माउंटेन पे चढ़ो या माउंट एवरेस्ट पे जाओ, सो जो आप सोचो कि ये चीज़ रिपीट ना हो मेरे हाँ। से, कोई ऐसी क्या हाँ गलती होगी हाँ आपकी? हाँ, देखो ऐसे होता है सर कि हर माउंटेन हमें सिखाता है, हर बार। ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम परफेक्ट हो गए, और हर बार आके मैं तो लिखता हूँ कि देखो ये चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता था। तो बेशुमार हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मुझे ये समझ आ गया कि माउंटेन में जाना है, मतलब जस्ट जो इस बार की गलतियाँ थी, मैंने कई जगह थोड़ा रिस्क ज़्यादा लिया। अच्छा। रिस्क कैसे ज़्यादा लिया कि वो खाई है लंबी, तो मैंने उसको ये सोचा कि इसको मैं पार कर सकता हूँ। मैंने पार कर भी लिया, नहीं हुआ, बट अगर सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, वो शायद ऐसे जंप करके नहीं करना चाहिए था। मुझे इंसिस्ट करना चाहिए था कि सीढ़ी लगा के करेंगे, या मैं और एग्जॉस्ट हो जाता, थोड़ी दूर जाके उसको क्रॉस कर लेता। तो इस तरह की वो है। दूसरी चीज़ है, मुझे ये महसूस हुआ कि आपका जो इक्विपमेंट है ना, वो सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। इक्विपमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम सोचते हैं कि जैसे एक जंप सूट है, वो 2 लाख रुपए का आता है, और वही जंप सूट आपको 60,000 में भी मिल जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी कि सस्ते वाली ले लो, बिकॉज वो आपकी लाइफ वो ही बचाएगा। उस समय में आप 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए, मगर वो जंप सूट नहीं मिलेगा जो जब जान जाने के समय, जब जान खतरे में होगी, तब काम आएगा। तीसरा मुझे यही समझ आया कि इक्विपमेंट जो है वो ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि ये तो पिछली बार यूज़ नहीं हुआ था, तो इसको क्या करना ले जाके। क्योंकि हर बार सिचुएशन डिफरेंट होगी। अगर मैं इस साल माउंटेन जाता, एवरेस्ट पे जाता, तो शायद मुझे डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता, क्योंकि वो तो चल रहा है, ग्लेशियर तो चल रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचो कि मैंने उस बार किया था, उसमें मेरे को एक रस्सी से काम चल गया था, तो अगली बार भी ऐसा होगा। वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड कीप ऑल द इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड है। और एमरजेंसीज़ के लिए हमें प्रिपेयर थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार 2-2, 3-3, 4-4 दिन हमको ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। बाई चांस में नहीं फंसा, मगर आपको शायद इस बार का याद हो कि एक शेरपा था, जब वो वाइंड अप करते ना, जब बंद हो गया, लास्ट सीजन था, तो उसने अपने उसको क्लाइंट को बोला कि आप चलो, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, और समहाउ वो खड्ड में गिर गया। ओके। तो वो क्लाइंट कैंप 2 तक आ गया, उसके बाद उसने देखा आया नहीं, रात को वो सो गया, सुबह उठा, उसने बोला वो आया नहीं आया, तो क्या करें कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप चलो। तो वो बेस कैंप पहुँच गया। बेस कैंप पे आके उसने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट तो पहले ही हो गया था, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा कहाँ गया। 3 दिन निकल गए, तो 3 दिन बाद तो यही मान लिया गया कि वो मर गया होगा, कि इतनी ठंड में कैसे बचा होगा। और फिर इंटरनेशनल प्रेशर हुआ, तो कुछ रेस्क्यू मिशंस गए, मगर नहीं दिखा। तो अल्टीमेटली 7 डेज क्रॉस हो गए, तो वाइंड अप करना शुरू कर दिया कि अब रेस्क्यू भी कॉल ऑफ कर दिया। और जब सब कुछ कर दिया बंद, देन ही अपीयर्ड। हाउ ही अपीयर्ड कि वो खड्ड में गिर गया था, वो उसके पास इक्विपमेंट भी नहीं था। तो वो खड्ड को जहाँ जैसे ऐसे है ना, गहरा खाई, तो कहीं मिल भी तो रहा है, तो वो यहाँ से चढ़ के अपने स्किल से वो अपने आप रास्ता ढूंढ के, विदाउट फूड, विदाउट रात को शेल्टर, 7 डेज ही सर्वाइव्ड, और वो आ गया। मतलब ही वाज अ लकी वन। ये एक्सपीरियंस है उनका। हाँ, तो देखो वो इतने सालों तक जा चुका था, फिर भी ऐसी घटना हो गई। तो इसलिए वी कीप ऑन लर्निंग एवरी टाइम हम जाते हैं। बहुत फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो मेरे जूते फट गए, तो आई रियलाइज़ कि जूते का सोल ही अलग हो गया, जबकि वो बेस्ट शूज़ थे, बट वो अलग हो गया। क्योंकि तो ये समझ आया कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपका जो जिस पर्पस के लिए जो जूता है वही लेना है। तो अब मैं जाता हूँ माउंटेन में, एवरेस्ट पे भी गया था, तो 4 अलग अलग तरह के जूते थे। जो टेरेन में चलने हैं, जो नॉर्मल ट्रेकिंग में, वो कुछ और है, जो रॉक पे चलने हैं वो कुछ और है, जो बर्फ़ पे चलने हैं वो कुछ और है, और जो एक्सट्रीम ठंड में चलने हैं वो कुछ और है। तो अगर आप सोचो मैं एक्सट्रीम ठंड वाला यहीं से लेके चलूँ, तो वो वहाँ फट जाएगा रास्ते में, जब उसकी ज़रूरत आएगी तब वो काम नहीं करेगा। सही बात है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। हाँ। अच्छा, कोई आप नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हो कि मैं क्या ऐसा बड़ा करने वाला हूँ? अभी तो जी मैं इमीडिएटली आज आपसे मुलाकात है, कल को मैं गुजरात से अरुणाचल साइकिलिंग एक्सपीडिशन पे जा रहा हूँ। 4000 किलोमीटर्स है। मेरा गोल है 30 डेज में करने का, जो मैंने डिज़ाइन किया है, बट आई एम श्योर वो मैं जल्दी कर लूँगा।
ऑल्दो इस बार मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि थोड़ा मैं देखते हुए चलूँगा। पिछली बार मैं सिर्फ साइकिलिंग ही करता रहा, तो इस बार थोड़ा मैं आसपास देखते हुए चलूँगा, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल एंड ऑल। तो मेरा मन ये है, तो वो मैं उस पर जा रहा हूँ। गुजरात का जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से मिलता है, उस जगह का नाम गुहार मोटिक है जी। तो वहाँ से मैं साइकिलिंग शुरू करूँगा, और अरुणाचल का लास्ट पॉइंट किबिथू है, जहाँ बर्मा बॉर्डर है, तो वहाँ तक करूँगा। ये जुलाई के मंथ में मेरा करने का गोल है। इट इज़ वेरी रिस्की बिकॉज एक तो बारिशों का टाइम है और ये मानसून आ चुका है, और उस तरफ तो ऑलरेडी आ चुका है अपना नॉर्थ ईस्ट में, तो मेरे लिए चैलेंजेस होंगे, बट वो है। तो ये तो है इमीडिएट, बट इसको मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूँ कि जब मैं माउंट एवरेस्ट जा रहा था, जब मैं पहुँच गया, तो मैंने वहाँ जाके मैंने कहा यार ये मैं बस और नहीं करना, बहुत हो गया, भगवान इस बार मेरे को नीचे पहुँचा दो, तो मैं नहीं करूँगा। बट मैं कैंप 2 तक आते आते मेरे मन में प्लान लगने लग गया था कि आगे और क्या करें, क्योंकि ये माउंटेन में एक बार आप चले जाओ ना, या कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर लो, तो फिर आप रुक नहीं सकते हो। तो अब तो जैसे मुझे तो बहुत लोग कहते हैं, मेरे जितने लोग बोलते हैं कि अब बस करो, अब और क्या करोगे, अब क्या करना है, अब तुमने अब बहुत लोग आगे कहते हैं कि चोट ना खा लेना। अब मेरा जवाब ये होता है कि यार देखो, ऐसे बिना कुछ किए जाऊंगा तो लगेगा कि यार इससे अच्छा तो कर ही लेता। और चोट आप लोग तो जो कहते हैं, मैंने कहा आपको तो जो आपकी बॉडी की हालत है, तो आपकी तो लगी हुई चोट है, जैसे भाग के देख लो मेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी। आप तो नहीं कर पाते, तो आपने अपनी बॉडी को छोड़ दिया, कम से कम इसी बहाने में मैं फिट हूँ। तो ये मेरा एक गोल तो साइकिलिंग का है। दूसरा, मैं अभी हाईएस्ट मैराथन है, लद्दाख मैराथन इंडिया में होती है, वर्ल्ड की हाईएस्ट है, वो 13 सितंबर को है। उसके लिए 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है, वो मेरी ऑलरेडी मेरी और मेरी वाइफ की हमने बुक करी हुई है। तो मैं वापस आने के बाद वो उस पे जाना है मुझे। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मैं वहाँ रहूँगा। फिर उसके बाद मनासलू पीक है नेपाल में 8000 मीटर्स पे, 8163। उसके लिए मैं अपनी बॉडी को फिट कर रहा हूँ। ऑल्दो थोड़ा सा वो ये कच्चा पक्का इसलिए लग रहा है क्योंकि ओवरलैपिंग हो रहा है इसके साथ, लद्दाख के साथ, क्योंकि वो जो बैच है वो 6th को जा रहा है, और मैं यहाँ से 15th को ही वापस आऊँगा। 6 सितंबर को वो जा रहे हैं, और मैं 15th को वापस नीचे पहुँचूँगा अपना लद्दाख से। तो मैं उस समय काठमांडू जाने में 1-2 दिन और लग जाएंगे, तो मैं पता नहीं मैच कर पाऊँगा कि नहीं, वो है। तो ये गोल्स हैं। प्लस मैं आयरन मैन की तैयारी कर रहा हूँ। आयरन मैन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें आप साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। आपको 17 आवर्स में 175 किलोमीटर साइकिल करना होता है, 42 किलोमीटर रन करना होता है, और 4 किलोमीटर स्विम करना होता है जी। तो मेरा साइकिलिंग और रनिंग तो बहुत अच्छा है, बट स्विमिंग में मेरा मतलब स्विम तो मैं करता हूँ, बट मेरी वो 4 घंटे 5 घंटे स्विमिंग लगातार वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा गोल तो है इस साल के एंड तक कर लूँ, पर अब पता नहीं कैसे होता है, बट मैं उस पर मैं फोकसली काम कर रहा हूँ। और अल्टीमेट गोल मेरा एक बार फिर से अगली साल एवरेस्ट जाने का है, कि एक बार फिर। और उसके लिए मेरे बच्चे और वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं अभी, पर मैं उनको मनाने उन्होंने पहले वो रिस्क देख लिया। हाँ, वो मेरी भी गलती है कुछ, मैंने आके सच्चाई सारी बता दी, तो उनको पता लग गया कि खतरा कितना है। तो ये गोल्स हैं। बट इन सारों की जो बैकग्राउंड है ना, वो ये कि फिट रहे आदमी, वो उसको मेंटली फिट हो, एक्टिव हो। आपकी तो हॉबी भी यही है कि आप फिट रहो। हाँ, मैं तो रोज़ की एक्सरसाइज में मतलब 4 बजे से मैं उठ जाता हूँ, 4:30 बजे हम लोग वॉक के चले जाते हैं, 6 से 7 योगा होती है, 7 से लेकर 8 बजे के बीच में इजी वॉक होती है। उसके बाद आजकल तो सन है इसलिए और दिन में कुछ नहीं हो पाता। फिर शाम को फिर स्विमिंग, साइकिलिंग, ये 3 घंटे ये सब चलता है, तो मैं तो लगाते हैं हम लोग। ये आपकी डेली रूटीन है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, मन लगा रहता है इसमें जी। और साथ में एक ऐसा रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने लिए। नहीं तो देखो, आराम करना इज ईजीएस्ट चॉइस है ना। सब जब मुझे तो कंफर्ट जोन में बैठे। हाँ, कंफर्ट जोन में आप टीवी देख लो, फ़ोन पे कर लो, या अपना बेड पे लेट जाओ, तो ये तो बहुत आसान काम है, कभी भी चूज़ किए जा सकते हैं। जो मैंने चूज़ किया वो मुश्किल है, बट उसमें मुझे आनंद आता है, तो इसलिए वो मुझे वो आसान लगता है। और मैं बैठा नहीं जाता, मतलब मन में ये होता है कि कब चलें, कब कुछ नई एक्टिविटी करनी शुरू करें, तो ये हमेशा चलता रहता है। हेलो नवदीप जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली हमें, ठीक है ना। आगे फिर मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी वापस आएंगे जी। जब आप आएंगे साइकिलिंग से वापस, फिर हम आपसे फिर बातें करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपने मेरी बात सुनी, उसमें खूब इंटरेस्ट लिया, आपकी ऑडियंस भी इसको सुनेगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो
कुछ मैंने कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, मैं उसमें बहुत हैप्पी हूँ. सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. जी, थैंक यू. थैंक यू जी.